सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लेना कैटवेल। दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा उसको एनालाइज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेशन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर को भी आप सॉल्व कर दो, क्या क्या चीज़ें उसमें ये भी बता दो, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, उन चीज़ों को आप हमें एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, तो उन्हीं के डिमांड्स पर ये सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट है। सो इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है फिर भी उसको किस प्रकार से एलिमिनेशन के मेथड से या कुछ ऐसे हिंट्स की मदद से उसको सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है। जी बिल्कुल, सीबीएसई ने इन क्वेश्चंस को जब फ्रेम किया तो उसका जो आंसर सीट दिया है, मार्किंग स्कीम दिया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसने गलत दिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है, और क्योंकि इसलिए भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे उसको केवल डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके आसपास के जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उन पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, जो कि हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि केवल क्वेश्चन और उसके आंसर को ही ना डिस्कस किया जाए, बल्कि उसके आसपास के टॉपिक्स को भी वहीं पर डिस्कस कर दिया जाए ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठी रह सके। अगर आप एक ही कंसेप्ट को बार बार सुनोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में याद रह जाएंगी। और क्योंकि हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए डाइसी हो जाता है कि आपको उन चीज़ों में श्योर होना पड़ेगा, आपको रीड बिटवीन द लाइंस जो कंसेप्ट होता है ना वो परस्यू करना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जब लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं तब तो ठीक है कि हम आसपास की चीज़ों को जानते हैं तो फ्रेम कर लेंगे अपने आंसर्स को, लेकिन एमसीक्यू में या तो आपको आता है या नहीं आता है, ये बाइनरी वाला सिस्टम हो जाता है, 0 और 1 वाला सिस्टम हो जाता है, नहीं आता है तो 0, आता है तो 1, ऐसा सिस्टम, और कोई बीच का रास्ता आपके पास नहीं है। तो इसलिए इस सेशन को इसी तरह से फ्रेम किया जा रहा है ताकि आपको डेप्थ नॉलेज दिया जा सके। और हाँ, हम लोग एमसीक्यू के भी सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स के लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड बाकी और सब्जेक्ट्स के भी हम लोग जल्दी से प्लान कर रहे हैं। तो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के अगर आपको एमसीक्यू के लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आगे की बातचीत आगे इस सेशन के दौरान तो होती ही रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो देखो, अगर आप पैटर्न की बात करो तो इससे हमारे पैटर्न भी पता चलता है कि क्या चीजें हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग मार्किंग स्कीम, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, मार्किंग स्कीम करके जो एक पीडीएफ दिया गया उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन 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 आपको केवल उतना ही नहीं करना है, आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है। ठीक है, शुरू से लेकर 60 क्वेश्चन जितने हैं उसको पूरा कंप्लीट करना है। राइट, तो यहाँ पर देखिए क्या पता चलता है कि जो इस क्वेश्चन पेपर में, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ए, बी और सी 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, ए में 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या हमें 24 के 24 क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हम सभी को अटेम्प्ट कर दे? नहीं, ये चीज आप मत करिएगा। ठीक है, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो तो उन 4 क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। ठीक है, जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आप यही आंसर होगा तो फिर उन 20 क्वेश्चंस को आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आप 24 के 24 क्वेश्चंस के ओएमआर को आप फिल कर दो, क्योंकि जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे ना, और ये हमेशा सभी एग्जाम में और सभी चीज़ों में ऐसा ही पैटर्न है कि शुरुआत के जो 20 क्वेश्चंस होंगे या शुरुआत के जो क्वेश्चंस रहते हैं केवल उसी को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि केवल 20 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है और जिस 4 क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो उसको आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर भी नहीं कट रहा है। फिर ए सेक्शन में क्या था, क्या पता चला 24 क्वेश्चन और उसमें से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बी सेक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा, 24 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और उसके बाद सेक्शन सी है जिसमें आपके पास 12 क्वेश्चन होंगे, और ये सेक्शन सी वही सेक्शन है जिसमें आपको पैसेज बेस्ड और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको भी आप देखिएगा। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल इस पूरे क्वेश्चन सेट में कितने क्वेश्चंस होंगे? तो 24 इंटू 2 48 प्लस 12 60 क्वेश्चंस होंगे आपके पास। मतलब 60 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जिसमें से आपको करने कितने हैं? 50 क्वेश्चन। मतलब 10 क्वेश्चन का लिवरेज दिया गया है, आप उन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। ठीक, और आप इस चीज में थोड़ा सा फिर कंफ्यूज होंगे, कई सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर 50 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना है तो 40 मार्क्स का। देखो 40 मार्क्स का ही एग्जाम है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा। तो अगर हिसाब लगाए तो 0.8 मार्क्स का ईच आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पे आपको 0.8 मार्क्स मिलेंगे, ये चीज आप याद रखिएगा।
और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर नोट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि और उनको ना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते। ठीक है। पता नहीं क्यों, एक बच्चे से मैं पूछ रहा था कि आप अटेम्प्ट क्यों, क्वेश्चन क्यों छोड़ के आए हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा गलत कर देंगे ना तो फिर मास्टर जी क्या सोचेंगे। तो ऐसा थोड़ी सोचना है, वो थोड़ी सोचने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको थोड़ी जानते हैं, वो आपका नाम भी नहीं जानते हैं। क्वेश्चन पेपर जब आप लिखोगे, आंसर शीट लिखोगे तो केवल रोल नंबर लिखा होता है, नाम भी नहीं पता है, आपका शहर नहीं पता है, आपका गांव नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उनको, आप लड़के हो या लड़की हो उनको भी ये भी नहीं पता है। तो वहां पे जज करने थोड़ी बैठे, उनका काम है क्या कि क्वेश्चन को जांचना। तो ये चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी और साथ ही साथ आपके सेकंड टर्म वाले एग्जाम में भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर तो अगर आप देखो, कई सारे बच्चों के मन में ये भी होता है कि क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं भी आता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन OMR सीट पर होगा। OMR सीट पर जैसे ही होता है तो मतलब आपके मशीन चेक करेगी। ठीक है, इसका जो कॉपी का जो आंसर सीट है उसकी जांच मशीन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए सर क्या जज करेंगे, क्या हमें सही मानेंगे गलत मानेंगे, ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब 50 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक, ये चीज। दूसरा ये भी आता है कि आपके पास निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे होगे या फिर आपने सुना होगा तो वहां पर निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग का अर्थ होता है कि आपने जितने क्वेश्चन सही किए वो तो ठीक है, उसके अलावा जितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया आपने और वो गलत हो गया तो आपको सही वाले मार्क्स में से भी आपके नंबर कुछ कट जाएंगे। तो ये चीज होता है। तो नेगेटिव मार्किंग मतलब आपके पॉजिटिव नंबर में से अगर आपने कुछ अटेम्प्ट कर दिया और वो गलत हो गया तो वो मार्क्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव वाले में से। तो ये चीज, तो दोनों ही अगर नहीं है, दोनों ही चीज हमारे फेवर में है कि मशीन चेक करेगा, कोई आदमी चेक नहीं करेगा, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग वाला कंसेप्ट नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करके आना है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं ठीक से पढ़ा, ठीक है, हालांकि अभी भी आपके पास समय है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। सारे वीडियोस, सारे प्लेलिस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज करके डाल दिए गए प्लेलिस्ट में K12 चैनल पे, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा या नहीं आता, फिर भी आपको कुछ ना कुछ आपको करके ही आना है, क्वेश्चंस को छोड़ कर नहीं आना है। ये चीज़ है। आप कहोगे कि सर कितना ज़्यादा आप लेक्चर देते हो, क्वेश्चन को तो सॉल्व कराओ। देखिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जो अदर नॉलेज है वो भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहीं पर अपने भाषण को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान सवाल है, सेक्शन ए का सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज गॉट एन ऑप्शन टू स्टे अवे फ्रॉम एनी ऑफ द अलायंसेस सिंस द टाइम व्हाट वाज क्रिएटेड। मतलब जो नए नवेले जो आजाद हुए देश थे उनके पास एक ऑप्शन आया कि वो किसी अलायंस को ज्वाइन ना करे। ये अलायंस किसकी बात हो रही है, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस की बात हो रही है। ठीक है, बेसिकली नाटो, सीटो एंड सेंटो की बात हो रही है। वेस्टर्न अलायंस के ये सब पार्ट है और ईस्टर्न अलायंस की अगर बात करें तो वार्सो पैक्ट। ठीक है, ये वार्सो पैक्ट हो गया ईस्टर्न अलायंस। तो किस संस्था के बनने के बाद या किस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद या किस मूवमेंट के आने के बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनके पास ये ऑप्शन आ गया कि वो किसी अलायंस को ज्वाइन ना करें, ना तो वेस्टर्न को ज्वाइन करें ना ही ईस्टर्न को ज्वाइन करें। तो देखो, क्या नाटो, नहीं, नाटो तो बिल्कुल वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था, तो नाटो नहीं होगा। सेंटो, नहीं, वो भी वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था। वार्सो पैक्ट, नहीं, ये ईस्टर्न अलायंस का पार्ट था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, NAM। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NAM, नन अलाइंड मूवमेंट। नन अलाइंड मूवमेंट के बारे में आप चीजें जान लीजिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बार रिपीट करते हो। देखिए, रिपीट करने से क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो मुझे पता है, क्यों आप बार बार बता। नहीं पता है फिर भी आप उस चीज को सुनो, क्योंकि एग्जाम में अगर आप गलती करते हो पता हुआ चीज पे, अगर आपके अंदर में अति आत्मविश्वास है, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है आपके अंदर में, तो आप वहां पे हो सकता है कि गलती करवाओ। लेकिन अगर आप उस चीज को 10 बार सुने रहोगे ना तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। तो NAM के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप चीज याद रखो कि 5 उसके फाउंडिंग, बेसिकली फाउंडिंग कंट्रीज माने जाते हैं या फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, जिसमें 5 नेता आते हैं और वो अलग अलग देश से, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है, घाना, युगोस्लाविया और साथ ही साथ एक इजिप्ट। इन देशों के जो लीडर्स थे, इंडिया के थे नेहरू जी, इंडोनेशिया के सुकार्नो, घाना के जो थे व्यक्ति उनका नाम था क्रुमा।
यूगोस्लाविया के जो थे उनका नाम था तीतो, और इजिप्ट के थे उनका नाम था गामल नासिर, ठीक है, नासिर। तो इनके द्वारा बेसिकली 1955 में बैंडंग कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिए 1955 के बैंडंग कॉन्फ्रेंस, बैंडंग कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो कि फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था, उसमें डिसाइड किया गया कि हमें एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें जो न्यूली डीकॉलोनाइज्ड स्टेट्स हैं वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करे, बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि नॉन अलाइंड रहे। तो वहीं पर डिसाइड हुआ था और फाइनली 1961 में बेलग्रेड में पहली सबमिट होती है, किस चीज की, नैम की, ठीक है। ये याद रखोगे आप, नैम से रिलेटेड ये चीजें, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि द स्मॉलर स्टेट्स वेयर इंपॉर्टेंट फॉर सुपर पावर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द स्मॉलर स्टेट्स वेयर इंपॉर्टेंट फॉर सुपर पावर्स ड्यू टू, मतलब किन कारणों से स्मॉलर स्टेट्स जो थे वो इंपॉर्टेंट थे सुपर पावर्स के लिए, वाइटल रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरी के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा। तो ये डायरेक्ट आपके बुक से ही सवाल है, पॉइंट वाइज आपके बुक में दिया गया है। जो आप अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जो कोल्ड वॉर एरा, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि स्मॉलर स्टेट, मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान है, ठीक है, या मान लो टर्की या ईरान है, मान लो कोई भी, ठीक है, या इराक है। तो वो सब किसी सुपर पावर के लिए जरूरी क्यों होता था? जैसे मान लो यूएस के लिए ये जरूरी क्यों है, ये सब छोटे छोटे देश क्यों है जरूरी? क्योंकि इसके बदले में इनको, अगर वो उस अलायंस को ज्वाइन करते हैं तो उनको वाइटल रिसोर्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे मान लो ईरान, टर्की, सब देशों के पास मान लो तेल है, तो वहां से वो उनको तेल मिल जाएगा, उनकी टेरिटरी मिल जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान ने अगर मान लो यूएस के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि पाकिस्तान का जो टेरिटरी है ना, वहां पे यूएस उस टेरिटरी का यूज कर सकता है स्पाई करने के लिए, अपने मिसाइल्स डिप्लॉय करने के लिए, या फिर जो यूएसएसआर है उसको, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए। तो ऐसे कारणों के लिए वो टेरिटरी भी मिल जाता था, ठीक है। इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था, अगर मान लो कि पाकिस्तान को अगर मान लो इंडिया के साथ लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ वेपन्स वगैरह खरीद लेगा यूएसए से, तो पाकिस्तान पैसे पे कर देगा, कुछ और पैसे अगर लड़ाई वगैरह में इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसके लिए पे कर देगा। तो इस कारणों से ये तीनों ही जो चीज है वो सही है। इस कारण से स्मॉलर स्टेट जरूरी थे सुपर पावर्स के लिए। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 and 3, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। देखिए इसके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, आपके सामने नोट्स का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए मैंने आपको टिपिकली बताया हुआ था कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नीति आयोग किस प्रकार से बनाया गया, कब बनाया गया, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं। देखिए अपॉइंट करना है, नॉमिनेट करना बात एक ही चीज है यहाँ पर नीति आयोग के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इज इट फाइनेंस मिनिस्टर। तो देखिए नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वही वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग के बारे में आपको बता दूं तो ये 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आप याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये चीज है। और नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को 2014 में ही खत्म कर दिया गया था। और नीति आयोग का जो पूरा कंपोजिशन मैंने बताया था उसमें बताया था कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब इसके लिए कोई अलग से पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे ना वो ऑटोमेटिकली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो नीति आयोग के भी चेयरपर्सन बन जाते हैं। तो चेयरपर्सन हो गए प्रधानमंत्री जी, तो मतलब अभी के समय की अगर बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। और वाइस चेयरपर्सन कौन है, अभी ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो उनका नाम है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि सीईओ कौन है, सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग, तो उनका जो नाम है वो है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोवियत सिस्टम इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि सोवियत सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और आपको बता दो कि इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे आंसर देने से पहले ही आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिख दीजिए। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं वापस से उसको चेक भी करूंगा।
तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोवियत सिस्टम इज नॉट ट्रू, आपको बताया जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स एजुकेशन कम्युनिकेशन, उसके बाद बी है इट हैड अ कॉम्प्लेक्स मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम एंड ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी, इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू कार, और इज इट डी द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड 1992। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट और मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, अगर आपने हमारे वीडियो से पढ़ा होगा तो हम लोगों ने बहुत डेप्थ में उसको पढ़ा है, तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्टली सबसे पहले तो आप डी ऑप्शन को ही कट करोगे। क्यों सर एंड मैम? क्योंकि आपको बार बार बताया गया है और इवन की चैप्टर के वीडियोस में भी और जो डेली एमसीक्यू सेशन होता है उसमें भी बताया गया है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। तो ऐसे करके ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा गया है सोवियत यूनियन के पास एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात है कि उसके पास मशीनरी प्रोडक्शन का डोमेस्टिक कह सकते हो कि डोमेस्टिकली वो प्रोड्यूस करते थे, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर इतना अच्छा था कि सोवियत यूनियन के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करता था, बिल्कुल ये भी सभी जवाब है क्योंकि सोवियत यूनियन काफी बड़ा था तो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा था, तो ये भी चीज है। उनकी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री इतनी एफिशिएंट थी कि पिन से लेकर कार तक, मतलब छोटी सी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक सबको प्रोड्यूस करते थे, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आपको ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोई समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को वहीं पर हम लोग एक तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे क्या होगा। ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन आपके सामने। एमसीक्यू वाले में एक फायदा यही है कि आंसर आपको फ्रेम नहीं करना है, आपके आंसर आपकी आंखों के सामने। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है, तो ध्यान से। ठीक है, ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने काफी बात करा अभी थोड़ी देर पहले, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और इज इट आयुष्मान भारत। तो थोड़ा सा आपको अब्रिस्ट रहना पड़ेगा जो हाल के जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में या फिर जो हाल के करंट अफेयर्स हैं या न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमें न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, इन सब चीज़ों से वाकिफ रहना चाहिए कि भारत में, दुनिया भर में क्या क्या घटनाएं घट रही है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। जैसे अभी हाल के समय में अफगानिस्तान का इशू हुआ था, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि सीबीएसई अफगानिस्तान से रिलेटेड को क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि अफगानिस्तान वाला जो इशू है ना हमारे कोर्स का ही पार्ट है। तो इस तरीके से मतलब करंट से भी लिंक करके जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो सारा स्ट्रक्चर जो है ना धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा ना हो कि केवल रोड लर्निंग की तरफ आप लोग लग जाओ, इसलिए मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतना डेप्थ में थोड़ी पढ़ना है। अरे भाई, आप डेप्थ में नहीं पढ़ोगे तो कनेक्ट कैसे कर पाओगे? आप कनेक्ट करना जरूरी है। ये कोई चीजें ऐसी थोड़ी है कि झूठी चीजें बताई जा रही है तो लिंकेज नहीं होगा। बिल्कुल सच्ची घटनाएं और एक घटनाओं का मतलब लिंक होता है दूसरी घटनाओं से, तो ये चीज। नीति आयोग ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत। तो इसका सही जवाब होगा मेक इन इंडिया पॉलिसी थी। मेक इन इंडिया पॉलिसी दरअसल इस चीज के लिए थे ताकि जो विदेशी कंपनीज हैं वो इंडिया में आए और इंडिया में प्रोड्यूस करें। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए सैमसंग है, Hyundai है, टेस्ला है, एप्पल है, तो उनके लिए पॉलिसी बनाया गया था कि भाई साहब आप लोग आओ और भारत में उत्पादन करो। भारत में उत्पादन करोगे तो क्या होगा कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसे आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, बहुत सारी चीजें होती है, फायदा होता है देश को। ठीक है, सरकार का भी फायदा होता है, गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, टैक्सेस वगैरह मिलते हैं। तो ये चीज, तो ये पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, हु वेयर द 3 लीडर्स हु फ्लोटेड द आइडिया ऑफ एनएएम। एनएएम के बारे में आपको बताना है कि कौन से 3 लीडर ने इस आइडिया को फ्लोट किया था या आगे प्रपोज किया था, प्रोपाउंड किया था। नेहरू तीतो नाशेर, नेहरू सुकार्नो शाह, नेहरू क्रुमा और शाह नेहरू शाह तीतो। तो देखिए इसमें से शाह जो है उनको आप काट दो, और जैसे ही शाह को कट करते हो तो हमारा आंसर ये बन जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नेहरू जो थे वो इंडिया के थे, तीतो यूगोस्लाविया और गामिल अब्देल नाशेर इजिप्ट के थे, और प्लस 2 मैंने बताया था, एक हो गया इंडोनेशिया का और एक बताया था मैंने घाना। उन सब के लीडर्स ने मिलकर एक तरह से एनएएम के आइडिया को प्रपोज किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 7th नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, रीड बिटवीन द लाइंस वाली चीज। एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ोगे और खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करोगे। जैसे आपने एक पैरा पढ़ा तो खुद से क्वेश्चन अगर आप फ्रेम करोगे, इस पैरा में जो चीजें लिखी गई है तो उससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपके ये एबिलिटी अगर आप डेवलप कर लेते हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कब कहाँ पे कंडक्ट किया था? पतकाई हिल्स, चगाई हिल्स, नागा हिल्स, कारगिल हिल्स।
देखो अगर आप बाकी सारे देखोगे, पतकाई, नागा, कारगिल, ये सब भारत और भारत के लगते हुए जगह हैं, ठीक है, भारत के बॉर्डर एरिया में जो पाए जाने वाले हिल्स हैं वो है। इसका सही जवाब होगा, ये फैक्चुअल सवाल है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। इसका सही जवाब है चगाई हिल्स। चगाई हिल्स में पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट। देखो पहली बात करूं कि पहले इंडिया ने कब किया था, तो देखियो इंडिया ने कब किया था 1974 में, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, और दूसरा करा था 1998 में, ठीक है। तो 1998 में जब हम लोगों ने किया ना, पोखरण 2 उसको कहा जाता है, तो उसके ठीक कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कर लिया, और हम लोगों ने 5 फोड़े थे, उसने 6 फोड़ा। भाई हम तो आपसे आगे रहेंगे। तो मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन है, कंपटीशन है बेसिकली इसको करने के लिए कि 5 आपने, इंडिया ने फोड़ा है तो हम 6 न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसने 1998 में ही पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और कहाँ पर किया था, चगाई हिल्स में। और हमारे से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन उसके पास, पाकिस्तान के पास। तो कई सारे कहेंगे सर उसके पास ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन, बिल्कुल ये फैक्चुअली करेक्ट है कि उसके पास, पाकिस्तान के पास हमारे से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इसका सीधा सा जवाब है कि वो लोग अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं बम बनाने के लिए। और सुषमा स्वराज जी को कोट कर रहा हूँ, सुषमा स्वराज जी ने इस चीज को कहा था कि पाकिस्तान उन चीजों को, उन अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रहा है आतंकवादी को बनाने में, बम बनाने में, और हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं आईआईटी, आईआईएम, और साथ ही साथ अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने। ऐसा नहीं है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को केवल यूज कर रहे हैं बम बनाने के लिए, नहीं, हमें बाकी सारी चीजों को देखना है। वो लोग ऐसे ही लोग हैं, यही करते हैं, टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वेपन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी चीज। तो इसमें दुख होने वाली बात नहीं है, 2-3 ही काफी है न्यूक्लियर बम उस पूरे देश के लिए, तो 150-200 होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब भारत जो नया नया आजाद हुआ उस समय भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, द बिगेस्ट चैलेंज, नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए सारे ही प्रॉब्लम थे, लेकिन आपसे पूछा जाए द बिगेस्ट चैलेंज, जब नया नया देश भारत आजाद हुआ तो उसके सामने बड़ा चैलेंज क्या होगा, तो कॉमन सेंस भी लगाओगे तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बाद में देखेंगे, कोई ऐसा बिगेस्ट चैलेंज हो रही है कि अभी तुरंत करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लंबे समय तक ये चीजें होंगी। पॉपुलेशन, हाँ ये भी चैलेंज उतना ज्यादा एक्यूट नहीं था जब नया नया भारत देश आजाद हुआ, ठीक है, ज्यादा उतनी आबादी नहीं थी, आज की नहीं कि 125-130 करोड़ हो गए थे, बहुत कमी आबादी थी, तो उतना ज्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ये प्रॉब्लम था, लेकिन बिगेस्ट चैलेंज नहीं। बिगेस्ट चैलेंज जो मोस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है वो आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि वो फ्रीली अगर इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं, और अगर उनको इंडिपेंडेंट रहना है तो वो भी रह सकते हैं। हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट है, तो उनको साथ में लाना, उनको इंटीग्रेट करना, भारत का नक्शा तैयार करना, भारत की बाउंड्री बनाना, नक्शा तैयार करना मतलब जो प्रिंसली स्टेट है उनको इंडिया के साथ यूनाइट करना, दैट वाज द मोस्ट एक्यूट एंड सीवियर चैनल और बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे सामने था, जिसको बहुत ब्यूटीफुली उसको इनकॉर्पोरेट करा गया, उस चीज़ को, उस प्लान को पटेल साहब के द्वारा, और हमारे देश के जो भी रियासतें थी, देसी रियासतें थी, उनको भारत के साथ मिला दिया गया। हालांकि कुछ जगहों पे दिक्कतें आई थी, लेकिन उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया, और भारत, आप जो आज का देख रहे हो भारत, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के जो आयरन मैन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements, which of these statement about non-aligned movement is incorrect। आपको बताना है कि NAM से रिलेटेड में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। Enabling newly decolonized country to pursue independent policies, मतलब नए जो डिकॉलोनाइज कंट्री है, नए नए जो आज़ाद हुए देश है, वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं उस चीज़ को एनेबल करने के लिए, या फिर किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, ये मना कर देना। सी में ये कहा जा रहा है कि फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड ग्लोबल इशू, मतलब कि ग्लोबल इशू पे न्यूट्रलिटी के पॉलिसी को फॉलो करना, या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करना। तो अगर आप देखोगे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट को, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिकॉज एनएएम का न्यूट्रलिटी से कोई लेना देना नहीं था। बेसिकली एनएएम न्यूट्रलिटी को फॉलो नहीं कर रही थी, राइट, न्यूट्रलिटी को भी फॉलो नहीं कर रही थी, आइसोलेशनिज्म को भी फॉलो नहीं कर रही थी। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इन सब संस्थाओं का जब एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है तो वो 1995, फॉर 1995, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, लीग ऑफ नेशन की बेसिकली बात होती है तो 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुआ था, और उसके बाद वुड्रो विल्सन ने उससे पहले जो स्पीच दिया था 14 पॉइंट स्पीच, वहां से निकल के लीग ऑफ नेशन आता है। लेकिन हालांकि स्थापना जो इसकी बताई जाती है 1920 में। वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कहा जाता है, उसमें वर्ल्ड बैंक और IMF आता है, और वो कब हुआ था, बेसिकली 4 जुलाई 1944 से 22 जुलाई 1944 के बीच में दुनिया के जो भी देश थे, ज़्यादातर देश 44 देश के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर
बात करते हैं। और फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और वहां पर उन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF को बनाया था। वर्ल्ड बैंक 1944। तो उसका सही जवाब होगा, सबसे पहले हम लोगों को देखना है लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन मतलब 3, ऑप्शन 3 यहाँ पे रहा। और जैसे ही अगर आप ऑप्शन 3 को अगर आप टिक कर देते हो तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है कि सबसे पहले इसमें से क्या आया था, ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो आप आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, उसके बाद है कि which from the following is concerned with the safe and peaceful use of nuclear technology under the UN system। तो आपको बताना है कि यूएन सिस्टम के अंदर में कौन सी ऐसी एजेंसी है या कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए कंसर्न है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल एंड सेफ यूज होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के 2 यूज, एक मिलिट्री यूज होता है, एक पीसफुल यूज होता है। मिलिट्री यूज मतलब आप न्यूक्लियर वेपन बना लो, लेकिन पीसफुल यूज मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, उससे आप मेडिकल फील्ड में यूज कर लो, कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट में उन एनर्जी का भी यूज हो जाता है, रिसर्च पर्पज से यूज करो, तो ऐसा पीसफुल यूज होता है। तो कौन सी एजेंसी इसके लिए कंसर्न है, तो IAEA। तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है वियना में। वियना कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। सही जवाब होगा IAEA। ठीक, चलिए 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर। इंडिया ने दोनों ही बार पोखरण में ही न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था। ठीक है, इसलिए इसको पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो आप लोग आंसर भी दे सकते हो इस क्वेश्चन का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1974 में पहली बार, और उसके बाद 1998 में। ठीक है, 1974 में जब किया गया था तो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और उस समय इस 1974 के न्यूक्लियर वेपन को जब टेस्ट किया गया था तो इसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये भी आप लोग याद रखें, स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में जब किया गया था तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो ये दोनों ही ईयर आप लोग याद रखो। लेकिन जो ऑफिशियली कहा जाता है ना कि इंडिया न्यूक्लियर स्टेट बना या न्यूक्लियर वेपन बना लिया, वो 1998 कहा जाता है। बिकॉज 1974 में जब हम लोग एक्सप्लोजन किया था तो पीसफुल एक्सप्लोजन माना जाता है। ठीक है, उसको पीसफुल एक्सप्लोजन कहा जाता है। अगर आप कहोगे कि इंडिया न्यूक्लियर स्टेट का बना, तो बेसिकली आप कहोगे कि 1998 में उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमने वेपन बना लिया। ये चीज 1974 में उसने जो पीसफुल पर्पज के लिए उसके लिए बनाया था। ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अरब स्प्रिंग से पूछा जा रहा है। ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको एडिट मटेरियल में मिलेगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जो सिलेबस वाला पोर्शन है, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको अरब स्प्रिंग मिल जाएगा। हालांकि मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो अरब स्प्रिंग के ऊपर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अरब स्प्रिंग किस कंट्री में नहीं फैला, ट्यूनीशिया, लीबिया, ईरान और यमन। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ईरान। ईरान अरब स्प्रिंग से रिलेटेड नहीं है। ट्यूनीशिया, लीबिया, यमन, बहरीन, ये सारे देश इस चीज से रिलेटेड है अरब स्प्रिंग से। अरब स्प्रिंग बेसिकली 2010 में शुरुआत हुई थी इसकी। और इस अरब स्प्रिंग के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारे वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अरब स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से ये सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्यूनीशिया। क्योंकि एक फैक्ट आप याद रखो कि सबसे पहले ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ट्यूनीशियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जैस्मिन रिवॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद वो अलग अलग देशों तक फैला था, पर्टिकुलरली अरब कंट्रीज में, और नॉर्थ अमेरिका जो नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज है, नॉर्थ अफ्रीका के उन कंट्रीज में फैला था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे कि ईरान इसका सही जवाब होगा, बिकॉज ईरान तक अरब स्प्रिंग का प्रभाव नहीं पड़ा था। आप मैप में भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ईरान को टच नहीं कर रहा। ठीक है, अरब स्प्रिंग के स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का क्या परिणाम नहीं था, रिजल्ट पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं था। और हाँ, क्वेश्चन में आप नॉट वर्ड को ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये चीज आप याद, नॉट पूछा जा रहा है अफर्मेटिव और नेगेटिव, किसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद एक तरह से आइडियोलॉजिकल वॉर था वही खत्म हो गया था। जो आइडियोलॉजिकल वॉर था ना कि अमेरिका लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है, फॉलो कर रही है, दूसरी तरफ यूएसएसआर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को कर रहा है, तो वो एक पार्टी तो गई, यूएसएसआर तो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसके कारण से आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो खत्म हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो एक तरह से जो आइडियोलॉजिकल वॉर था कि यूएस कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो दूसरी तरफ जो यूएसएसआर है वो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म को प्रमोट कर रहा है, तो वो जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो खत्म हो जाता है। बिकॉज एक पार्टी तो अब डिसइंटीग्रेट हो गया ना, एक जो सुपर पावर है वो खत्म ही हो गया, अब आइडियोलॉजिकल वॉर का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये बिल्कुल सही था, तो ये आउटकम था ही। बर्थ ऑफ सीआईएस, ये भी आउटकम था। सीआईएस मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? देखिए 8 दिसंबर 1991 को रशियन रिपब्लिक बेसिकली, बेलारूस और यूक्रेन, इनके जो प्रधान थे, मतलब बेसिकली जो हेड ऑफ द स्टेट थे, वो बैठे हैं और उन्होंने साइन करा और ये ऑर्गेनाइजेशन बना है। हालांकि बाद में और भी कंट्रीज को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये भी बिल्कुल एक आउटकम था, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मतलब ये हमारा जवाब नहीं होगा। उसके बाद है चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी एक आउटकम था कि बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो गया। पहले एक तरह से यूएस था तो दूसरी तरफ से यूएसएसआर था, लेकिन अब तो यूएसएसआर ही खत्म हो गया ना। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अकेला सोल सुपर पावर बचा यूएस, और इसको हाइपर पावर भी कह सकते हैं कि वो हाइपर पावर बन गया। तो ये चीज, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आउटकम नहीं था। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस जो है ना, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के कारण नहीं हुआ था, उसके लिए दूसरे इवेंट्स जिम्मेवार। तो ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी वेयर, मतलब 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या थे? टू प्रिजर्व द हार्ड एंड सोवरेनिटी, to protect territorial integrity, to promote rapid economic development and to establish a capitalist system in India। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो, देखिए अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा है तो मैंने बार बार बताया कि नेहरू जी ना एक सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति, तो कभी वो कैपिटलिस्ट सिस्टम क्यों बनाना चाहेंगे इंडिया को? और वैसे भी इंडिया को उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम के बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी में तब्दील किया था। मतलब बेसिकली उन्होंने यहाँ पर कौन सा सिस्टम अप्लाई किया था? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से ना ही सोशलिस्ट थी ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट थी, वो बीच बीच में थी। तो हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो जो भी ऑप्शन है फोर्थ स्टेटमेंट है उसको आप काट दो। ये भी हो गया, कट गया, ये भी कट गया और बी भी कट गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कि नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का तीनों ऑब्जेक्टिव था कि जो बहुत मुश्किल से सोवरेनिटी मिली है, सोवरेनिटी मतलब अपने देश के अफेयर्स को खुद से मैनेज करने का जो ये पावर है, जो एक तरह से कह सकते हो जो चीज़ें हमें मिली है बहुत मुश्किल से, उसको प्रिजर्व करके रखना है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब भारत की अखंडता को बचा के रखना है, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाना है। तो ये तीनों ही नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। वैसे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये सब चीज़ कोई भी नेता सोचेगा ना कि ये सब चीज़ें हों। हालांकि कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में नेहरू जी इस चीज़ के लिए नहीं थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा डिस्प्यूटेड साइट नहीं है? डोकलाम। डोकलाम के बारे में तो आपने काफी सुना होगा। डोकलाम बेसिकली एक ट्राई जंक्शन पे है इंडिया और भूटान और चाइना के बीच में। बेसिकली डोकलाम वाला इशू हुआ था, काफी लंबे समय तक ये चला था। ठीक है, तो डोकलाम बिल्कुल इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड साइट है। गलवान वैली तो अभी हाल में भी हुआ था, अभी जब कोविड चल रहा था उस समय भी ये वापस से इरप्ट हो गया था ये वाला इशू। तो पैंगजोंग लेक है वो लद्दाख के साइड में, तो वहां पर गलवान वैली है जिसमें डिस्प्यूट चलता रहता है। देपसांग प्लेन है, ये भी लद्दाख लेह के पास है, तो इसमें भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है बॉर्डर एरियाज के लिए। तो ये तीनों ही ऊपर वाले डिस्प्यूटेड साइट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिकॉज लिपुलेख पास जो है ना वो इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड साइट है। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच। तो ये चीज आप याद रखो, यहाँ से महाकाली रिवर जाती है तो उसके आसपास वाले जो एरिया है तो वो इंडिया और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूटेड साइट है। पिछले साल जब वहाँ के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस चीज को नेपाल का हिस्सा बता दिया था। तो वो काफी डिस्प्यूटेड रहा है, मतलब अखबारों का या कह सकते हो न्यूज चैनलों का काफी एक और टॉपिक रहा था। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे लिपुलेख पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Nizam wanted an independent state for Hyderabad. He entered into what was called the Stand-Still Agreement with India in November 1947 for, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के लिए, for how much time, while negotiation with the Indian government were going on। आपसे भी पूछा जा रहा है कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब वो टाइम ले लेते हैं कि भाई मुझे सोचने के लिए टाइम दो, अभी आप कुछ मत करना। तो टाइम ले लेते हैं, कितने दिनों का टाइम लेते हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि नेगोशिएशन के लिए कितने दिनों के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करवाया जाता है। 1 साल, 3 साल, 2 साल या 6 महीने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए निज़ाम यहाँ पर स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को साइन करते हैं। हालांकि उनके पीछे उनकी कूटनीति चल रही थी, राजाकार को तैयार करते। राजाकार एक रेडिकल आर्मी थी जो कि दरअसल नॉन मुस्लिम्स को, महिलाओं को, सोशलिस्ट को, पीजेंट्स को, जो भी आवाज़ उठा रहा था इंडिपेंडेंट होने की, इंडिपेंडेंट नहीं बेसिकली इंडिया के यूनियन को ज्वाइन करने की, तो उसको मार रहे थे। ठीक है, नवाब के खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही थी उसको दबा रहे थे। तो वो चीज़ आप याद रखोगे। बाद में जब इंडियन आर्मी वहाँ पर आती है तो छोटी लड़ाई से ही इंडियन आर्मी का कंट्रोल हो जाता है और उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखो। नेक्स्ट, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री इज द आउटकम ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए आपको बुक में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन आपसे पूछा गया है फॉरेन पॉलिसी किसी कंट्री का उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी का आउटकम होता है। ये स्टेटमेंट किन्होंने कहा था? मतलब एक देश की जो विदेश नीति होती है वो उस देश की
जो आर्थिक नीति होती है उसका परिणाम होता है। ठीक है, तो ये चीज किन्होंने कहा होगा? इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, या फिर चरण सिंह? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे। वो 1964 जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता है तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहते हैं और साथ साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। तो इस स्टेटमेंट को दिया था किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है द हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस एग्जाम में, कि कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट क्या था। और ये डायरेक्ट आपके बुक से स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है कि कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था वो, सीटो और सेंटो का एस्टैब्लिशमेंट, या नाटो का एस्टैब्लिशमेंट? तो उसका सही जवाब होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट वही था जब 1962 के अक्टूबर में क्या हुआ था कि क्यूबा में जब बेस बनाकर यूएसएसआर ने अपने मिसाइल्स यहाँ पर रख दिए थे, तो फिर यहाँ पर अमेरिका ने एक तरह से नेवल ब्लॉकेड कर दिया था कि यूएसएसआर से कोई शिप नहीं आ सकती है क्यूबा की तरफ। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से एक तरह से एक ऐसे समय पे पहुंच चुकी थी दुनिया जब कभी भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर हो सकता था यूएसएसआर के बीच में। उसका सही जवाब होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। हिरोशिमा और नागासाकी में नहीं, वो तो 1945 के 6 और 9 अगस्त को जब एटम बॉम्ब गिराए गए थे वो हाई पॉइंट नहीं था। सीटो और सेंटो का एस्टैब्लिशमेंट, नाटो का एस्टैब्लिशमेंट नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अभी भी कुछ देर पहले हम लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में देखा था, 1961 में ये बनी है। और कहाँ की एजेंसी है? यूके की। ठीक है, लंदन में बेस्ड है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक न्यूक्लियर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दरअसल एनजीओ है और किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो आपके बुक में दो एजेंसी के बारे में ऐसे ही दिया गया, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल और एक दिया गया ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए। ठीक है, तो दोनों ही एजेंसी काम करती है ह्यूमन राइट्स के लिए, और जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो यूएसए बेस्ड है और ये है यूके बेस्ड। ये इसका सही जवाब होगा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 512, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। तो देखिए, अगर आप इस चीज को देखोगे तो बहुत आसान तरीके से आप बी और सी को तो काट ही सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि इंडिपेंडेंस हुआ था भारत का 1947 में। बिल्कुल सही जवाब बच्चों को पता होगा, 15 अगस्त 1947। पार्टीशन ऑफ इंडिया ये भी उसी रात हुआ था, दरअसल 14-15 के दिन को आप कह सकते हो कि पार्टीशन हुआ था। ठीक है, हालांकि प्रोसेस काफी लंबा चला था, लेकिन उसी दिन पार्टीशन हो गया था ना। डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान उसी दिन एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो ये तो दोनों स्टेट में तो नहीं होगा। उसके बाद है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी और उसके बाद एक उसने रिकमेंड किया था कि हाँ, आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना सकते हो। तो फाइनली 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी बना दिए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ये गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट इंडिया में 565 थे, ना कि 512। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द अपोजिशन पार्टी? मतलब इंडो चाइना जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो 1962 में, उसका जो परिणाम है, इफेक्ट है अपोजिशन पार्टी पे क्या था? इनमें से कौन सा सही हो? The CPI, which was in favor of the Soviet Union, grew closer with the Congress। मतलब CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो कि सोवियत यूनियन के फेवर में थी, वो कांग्रेस की तरफ चली गई, ज्यादा झुक गई, मतलब उनका रिलेशन बेटर हो गया कांग्रेस के साथ। ऑप्शन 2 बी है, मतलब सेकंड ऑप्शन है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रोक अप इन 1963। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1963 में दो पार्ट में डिवाइड हो गई। थर्ड, अलर्टेड द लीडर्स ऑफ इंडिया अबाउट द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद नागालैंड वाज गिवन स्टेटस। मतलब आपको इन सारों स्टेटमेंट को जज करना है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, अगर आप एक एक करके देखोगे तो बी ऑप्शन को डायरेक्ट काट दो, क्योंकि कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया ब्रोकअप 1964 में हुआ था, जब सीपीआई पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक हो गई थी सीपीआई और एक सीपीआई-एम। सीपीआई-एम जो थी ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये क्लोज थी किसके? चाइना के। और सीपीआई जो क्लोज थी वो थी यूएसएसआर के। ठीक है, बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वैसे भी यूएसएसआर और चाइना का एक तरह से डिस्प्यूट बढ़ रहा था। तो लड़ाई वो दोनों देश कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि हर देश की कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। तो ये चीज हुआ था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट जिन भी ऑप्शन में है तो उसको आप काट दो, ये हो गया। और फिर तो चलिए एक भी कट गया। उसके बाद है कि सीपीआई जो कि फेवर थी सोवियत यूनियन की, वो कांग्रेस के क्लोज चली गई। बिल्कुल ये भी सही जवाब है कि सीपीआई
कांग्रेस के क्लोज चली गई। ठीक है, सीपीआईएम चाइना के फेवर में कर रही थी, तो उसके लीडर्स को पकड़ के इवन जेल भी डाला गया था। तो ये चीज आप याद रखोगे कि पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद आप देखते हैं और क्या क्या है। अलर्टेड द लीडर्स ऑफ इंडिया अबाउट द सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट, ये भी बिल्कुल सही है कि इंडियन लीडर्स जो थे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन पे ज्यादा ध्यान देना अब शुरू किया, कि वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट इवन अराइज हुए थे ना, उस जगह पे अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके जो उस समय जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था, तो उस जगह पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, वहां पर भी कहीं सेशनिस्ट मूवमेंट ना शुरू हो जाए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो पहला तीसरा तो बिल्कुल सही होगा, और पहला तीसरा जैसे ही सही होता है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नागालैंड वॉज गिवन स्टेटस, देखिए नागालैंड को स्टेटस दिया गया, इसमें इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिशन पार्टी पर कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, उस कारण से बेसिकली नहीं दिया गया था नागालैंड को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागालैंड को स्टेटस देने में इसका कोई ज्यादा हाथ नहीं। नेक्स्ट, the Russian Revolution was inspired by the ideals of what as opposed to capitalism and need for an what society। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रशियन रिवॉल्यूशन किस आइडियल से इंस्पायर्ड था, जो कि कैपिटलिज्म का ठीक अपोजिट है। तो कैपिटलिज्म का ठीक अपोजिट जो होता है वो सोशलिज्म होता है, तो सोशलिज्म फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, कम्युनल तो आएगा ही नहीं, बिकॉज कम्युनल जो होता है ना वो रिलीजन से लिंक्ड होता है, वो आपके इकोनॉमिक मॉडल का पार्ट नहीं। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म जो होता है ना वो रिलीजन बेस्ड होता है, कि अगर आप अपने रिलीजन को सुपीरियर मान रहे हो, दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर मान रहे हो, और इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दैट इज फिर उससे फिर कम्युनल वायलेंस क्रिएट होता है। कम्युनिज्म बेसिकली एक तरह से इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो चीज आप याद रखोगे, तो उसका बी और डी तो कट ही गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि एंड द नीड फॉर व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी। रशियन रिवॉल्यूशन रिलीजियस होगा? नहीं, रिलीजियस सोसाइटी नहीं बनाने की बात करी गई थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करी गई थी। ठीक है, और रशियन रिवॉल्यूशन जो था ना वो कार्ल मार्क्स के आइडिया से काफी तरीके से प्रभावित था, और कार्ल मार्क्स तो कहते थे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, मतलब जो जनता है या लोग है उसके लिए अफीम का काम करता है रिलीजन। तो वो चीज़, तो मतलब रिलीजन को हमेशा निग्लेक्ट करते थे, रिलीजन की हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, और यही बातें माओ जेडोंग ने भी कहा था। तो रिलीजियस तो नहीं होगा, इसका जो सही जवाब होगा सोशलिज्म एंड एगैलिटेरियन, मतलब ऑप्शन ए, रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन एगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक, चलिए ये ऑप्शन करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड किया जाए, 24 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग उसके बाद प्रोसीड करेंगे सेक्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। निजाम ऑफ हैदराबाद वाज कीन टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है कि निजाम जो था ना हैदराबाद का वो ये चाह रहा था, मीर उस्मान अली खान, कि हमारा इंडिपेंडेंट स्टेटस हो, मतलब हम एक आज़ाद देश बन के रहे। सोचिए आज के समय में क्या होता कि हैदराबाद एक अलग ही देश होता। तो ये बिल्कुल सही है कि वो चाहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहे। पहले तो वो चाहता था पाकिस्तान जाना, बट बाद में कहने लगा कि हम इंडिपेंडेंट रहे। उसके बाद है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बिल्कुल नहीं, जम्मू एंड कश्मीर तैयार नहीं था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए। ठीक है, उसको तो जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जो लश्कर थे उसको भेजकर, तो उसके बाद फिर उसको मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि फिर वो इंडिया से मदद मांगने आया कि भाई भैया बचाइए हमें। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि हम क्यों बचाएं, तुमको जब बोले थे हमारा पार्ट बनने के लिए तुम बने नहीं। तो बोले वहाँ के महाराजा बोले हरि सिंह जी कि अच्छा ठीक है लाइए साइन कर देते हैं। तो फिर जाकर फिर इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करता है, उसके बाद फिर इंडियन आर्मी वहाँ पर आती है और फिर बचाती है। तो वो चीज़ है, तो ये बिल्कुल गलत होगा कि कश्मीर के जो लीडर थे वो चाहते थे इंडिया के साथ मतलब एक्सीड कर जाना या उसके साथ मर्ज होना। उसका नेक्स्ट है कि द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिसॉल्व आफ्टर प्लेबिसाइट इन द स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है कि जूनागढ़ का जो इशू था ना, जूनागढ़ गुजरात में ही एक पार्ट है, तो वो वहाँ पर जो इशू था ना उसको प्लेबिसाइट से उसको सॉल्व कराया गया था। प्लेबिसाइट मतलब लोगों से पूछा गया था, एक जनमत संग्रह करवाया गया था, लोगों से पूछा गया कि क्या आप इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हो, तो हाँ में करीब 97% के आसपास ये चीज़ें आई थी, तो फिर उसको ज्वाइन करवा दिया गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ट्रावनकोर वाज नॉट द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है कि ट्रावनकोर तो आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ट्रावनकोर तो चाहता ही नहीं था इंडिया के साथ ज्वाइन होना, इवन कि 1949 में जाकर ट्रावनकोर ऐड होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी लेट वाली चीज़ है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था लेकिन बाद में उसको किया गया था मर्ज इंडिया के साथ। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। आई होप सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन।
Why didn't war happen during the Cold War? ये चैप्टर में बहुत ही बार रिपीट हुआ है ये चीज़। ये कोल्ड वॉर दरअसल में हॉट वॉर में तब्दील क्यों नहीं हुआ, या फिर कोल्ड वॉर के दौरान में वॉर क्यों नहीं होता था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में डायरेक्टली। प्रॉक्सी वॉर होते थे कि वो एक पार्टी को सपोर्ट करे, दूसरे पार्टी को सपोर्ट करे, ऐसी लड़ाई होती थी, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई क्यों नहीं हुआ था? नाम के थ्रू, या नाम के कारण, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के कारण, या यूएन के इन्वॉल्वमेंट के कारण? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू द थ्योरी ऑफ डिटरेंस। और इसी से ने बताया था मैड कॉन्सेप्ट, MAD, ठीक है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब दोनों ही देश को पता था कि अगर हम लड़ाई में इन्वॉल्व हुए तो दोनों ही देश का डिस्ट्रक्शन निश्चित है। तो इस कारण से वॉर में कभी भी ये कंट्री एक्टिवली या सामने सामने इन्वॉल्व नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से जरा देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, मतलब रशिया सक्सेसर क्यों बना यूएसएसआर का। अब देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा है। रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ CIS, रशिया ने CIS के फॉर्मेशन को लीड किया। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN, या फिर इट वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, या फिर बोरिस येल्त्सिन वाज मोर कैरिस्मेटिक दैन गोर्बाचेव। तो आपको बताना है कि रशिया सक्सेसर क्यों बना यूएसएसआर का। तो अगर आप CBSE की मानोगे तो CBSE ने क्या किया है कि ऑप्शन डी को सही माना है और बी को सही माना है। मतलब क्या हो गया कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है, मतलब स्टेटमेंट बी और डी को सही माना, तो मतलब फोर्थ को ही करेक्ट माना। जबकि ये थोड़ा सा डाइसी, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोरिस येल्त्सिन ज्यादा कैरिस्मेटिक था गोर्बाचेव के, इसके कारण से क्यों यूएसएसआर का सक्सेसर माना जाएगा रशिया को? ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि वो ज्यादा कैरिस्मेटिक थे, ज्यादा प्रभावशाली नेता, इसलिए जो है ना रशिया को ही सक्सेसर बना दो। तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा। बी भी इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN, मतलब क्या हो गया कि यूनाइटेड नेशन में सोवियत यूनियन की जो सीट थी उस पर रशिया बैठा। तो भाई साहब इसमें पूछा जा रहा है कि रशिया सक्सेसर क्यों बना। दरअसल सोवियत सीट पे बैठना जो है ना वो सक्सेसर बनने का परिणाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोवियत सीट पे बैठ गया, UN में जो सोवियत सीट थी उस पर बैठ गया रशिया, इस कारण से उसको सक्सेसर माना गया। नहीं, सक्सेसर है, सक्सेसर बन गया तब जाके ना वो सोवियत सीट पे बैठेगा। समझ में आ रही चीज है कि वो कारण नहीं है, वो दरअसल एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है या आउटकम है कि सक्सेसर है हो आप यूएसएसआर के, तभी आप उस सीट पर जाकर बैठोगे। ऐसा थोड़ी है कि उस सीट पर जाकर बैठ गए इसके कारण आपको सक्सेसर माना गया, नहीं। उसका बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट वो गलत। हाँ, ए और सी माना जा सकता है कि रशिया ने CIS के फॉर्मेशन को लीड किया था, और दूसरी चीज वो सबसे लार्जेस्ट रिपब्लिक था। तो बी और सी स्टेटमेंट सही बनता है। तो हमारे हिसाब से ये चीजें क्या होगी कि बी और सी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखो, ये थोड़ा सा गलत दिया हो। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। पहला पता चल गया हमें कि ये गलत है। 27 में कहा जा रहा है कि नागपुर सेशन जब कांग्रेस की 1920 में हुई थी, उसमें ये प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया गया था कि जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा ना, स्टेट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, तो लिंग्विस्टिक बेसिस होगा, मतलब लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट को बनाएंगे। ठीक है, ये चीज कब डिसाइड हुई थी? नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920। लेकिन फिर भी जब बाद में जब भारत आजाद हो जाता है, मतलब कि 1920 में डिसाइड हो गया था कि भारत में हम लोग स्टेट के हिसाब, स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर हम लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन बाद में जब भारत आजाद हो जाता है तो फिर लीडर्स इस बात से मुकर जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कारण पूछा जा रहा है। पहला है कि थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। बिल्कुल सही बात है कि इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद ये चीजें बदल गई, बिकॉज कि भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि पार्टीशन में किस प्रकार से डिवास्टेशन हुआ, पार्टीशन में क्या ट्रॉमा झेलना पड़ा, हमारे देश में लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। मतलब भारत दो टुकड़ों में बट गया बेसिकली। ठीक है, तो अब ये इंडिया के लीडर्स को ये डर था कि कहीं और टुकड़ों में ना बट जाए। अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाना शुरू कर दे तो हर एक लैंग्वेज वाला कहेगा कि हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो, तो भारत के और टुकड़े टुकड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, इससे डिसयूनिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा लग रहा था, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है माइट लीड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये भी बिल्कुल सही है कि भारत के लीडर्स को लग रहा था कि इससे डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा। टू अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये कोई इलॉजिकल था, लिख दिया यहाँ पे कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी डालना है तो इसके कारण से हमें नहीं करना चाहिए स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर बाइफर्केशन, ये भी चीज़ नहीं है। टू अडॉप्ट अ प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें भी स्टेट का कोई ऐसा नहीं होता है कि प्लान्ड इकोनॉमी लाना है तो फिर स्टेट को नहीं कर सकते लैंग्वेज के आधार पर, तो ये भी गलत होगा। तो इसका सही जवाब होगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो। नेक्स्ट है ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इतने साल बीत गए, फिर भी सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है, जो स्थान वाले कंट्री हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जो 5 स्थान वाले कंट्री हैं, वो आज भी जो ग्लोबल अफेयर्स है या
एक कह सकते हो इकोनॉमिक पावर के रूप में ज़्यादा बेटर नहीं हो पाए। कारण क्या है? सोवियत इन्फ्लुएंस रहा है, उन कंट्रीज में अथॉरिटेरियनिज्म, सत्तावादी सरकारें रही है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या फिर वो अलग थलग रहने वाला जो उसका नेचर है उसके कारण से। मतलब वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बेटर क्यों नहीं, उनकी इकोनॉमी बेटर क्यों नहीं हुई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिकॉज इन कंट्रीज में देखा गया है कि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए और अपने आप को लंबे लंबे समय तक उन्होंने अपने सत्ता पर काबिज करके रखा हुआ था, 10-10 सालों के लिए, 20-20 साल। एक कजाकिस्तान में तो वो 30 सालों के लिए वो राष्ट्रपति वहां पर रहा था, नूर सुल्तान। तो ऐसे भी चीजें हुई है, ठीक है। तो इन कंट्रीज में आज तक ज्यादा बेटर नहीं हो पाए, हालांकि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, हाइड्रोकार्बन है और भी कई सारे रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण है कि वहाँ के लीडर्स काफी अथॉरिटेरियन है, एक बार बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते। ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो टास्क दिया गया था यूनिफिकेशन का, मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट इंडिया में 565 थे ना, तो उनको साथ में मिलाना, ठीक है। तो उसके पीछे कौन सा आर्गुमेंट सही नहीं है? उनके पास एक लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, तो ये तो बिल्कुल सही है कि भाई उनके पास एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है। कभी एक जमाने में बरदौली सत्याग्रह से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी थी, हालांकि और भी चीजें थी, लेकिन बरदौली सत्याग्रह वन ऑफ द ब्रेक थ्रू, द मेजर ब्रेक थ्रू था उनकी लाइफ का। तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो काफी लंबा समय रहा है। वो एक विजनरी और गुड स्पीकर थे, ये भी वाली अच्छी ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि काफी विजनरी और एक अच्छे वक्ता भी थे। उसके बाद एक ही वॉज होम मिनिस्टर एज वेल द मिनिस्टर ऑफ कंसिस्टेंट डिपार्टमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और मिनिस्टर ऑफ कंसिस्टेंट डिपार्टमेंट के भी वो हेड थे, ठीक है, मतलब वो थे मिनिस्ट्री उनकी उन्हीं के पास। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी इंटरेस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्यों होगा सर? मुस्लिम लीग क्यों चाहेगी कि सरदार पटेल को इंटीग्रेशन का टास्क दिया जाए? मुस्लिम लीग नहीं जानते थे कि सरदार पटेल किस कैलिबर के व्यक्ति हैं? मुस्लिम लीग क्यों चाहेगी कि इंटीग्रेशन का काम दिया जाए सरदार पटेल को? मुस्लिम लीग तो चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट को डिसाइड करने देना चाहिए कि वो क्या किसको ज्वाइन करना चाहती है या फ्री रहना चाहती है। तो मुस्लिम लीग इंटीग्रेशन के ऊपर क्यों चाहेगी? तो अगर आपको ऊपर के ए बी और डी स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, फिर भी आप सी को लॉजिक लगाकर सही मार सकते हो कि मुस्लिम लीग क्यों चाहेगी कि सरदार पटेल इस टास्क को परस्यू करे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट साइन द ट्रीटी विद द सोवियत यूनियन इन 1971। तो देखिए इंडिया ने क्यों ट्रीटी साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ 1971, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन? बांग्लादेश क्राइसिस के कारण, या यूएसएसआर के बहुत क्लोज था इसके कारण से, या यूएसएस से अलग रहना था, या फ्रेंडशिप को और स्ट्रेंथन करना? तो देखिए सब ठीक है, मतलब बी और डी भी स्टेटमेंट आपको सही है, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका जो सही सटीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिकॉज बांग्लादेश क्राइसिस हो रहा था। 1971 में क्या हो रहा था कि बांग्लादेश लिबरेशन की मूवमेंट चल रही थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई इनएविटेबल थी, ठीक है। और उस समय क्या हो रहा था कि यूएस, पाकिस्तान और चाइना एक तरह से उन्होंने एक बना लिया था, गुटबाजी कर रहे थे, वो अलायंस बना लिया था। तो इंडिया को भी चाहिए था ना, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी तो कोई तो सपोर्ट करने आना चाहिए। उस समय यूएसएसआर के साथ इंडिया ने ट्रीटी साइन करा और इसके पीछे कारण यही था कि बांग्लादेश क्राइसिस होने वाला था और 1971 में उसका फायदा मिलता है। दिसंबर में जब लड़ाई होती है तो हम लोग बहुत कम दिनों में ही लड़ाई जीत जाते हैं और फिर उसके बाद एक तरह से बहुत ह्यूमिलेटिंग रहा था पाकिस्तान के लिए, इतने जल्दी हार गया। और ये चीज़ पाकिस्तान को हेल्प करने यूएसए आया था, लेकिन फिर इंडिया को हेल्प करने यूएसएसआर आ गया था, ये चीज। तो इसके पीछे कारण ये था। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज रॉन्ग। मतलब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट नीति आयोग के बारे में गलत है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है कि नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है यूनियन गवर्नमेंट को, ये भी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी मैंने बताया कि ये भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही एक्स ऑफिशियो मैंने बताया था बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो ये चीज आप याद रखोगे। डॉक्टर राजीव कुमार इज द करेंट वाइस चेयरपर्सन, ये भी मैंने बताया कि राजीव कुमार ही है। और सीईओ कौन है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, सीईओ कौन है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डज नॉट नहीं होगा, दरअसल नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ही प्रमोट करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि यूनियन और स्टेट्स मिलके काम करें। और आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और यूटी के जो अगर चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर, या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो सारे उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। जो कि प्लानिंग कमीशन में लैक करता था, प्लानिंग कमीशन में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो तो एनडीसी के थ्रू था, ये सब मैंने पढ़ा रखा है।
ठीक है। तो स्टेट कतुरता नीति आयोग को दरअसल इसलिए बनाया गया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो सके, स्टेट की भी बात वहां पर सुनी जाए, स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये चीज आप याद रखोगे, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd नंबर क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी इज अ फेनोमेनन एसोसिएटेड विद, मतलब शॉक थेरेपी किससे रिलेटेड है? सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट इन तजाकिस्तान और अजरबैजान, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यूएस प्लान टू रूट आउट कम्युनिज्म और स्टेबलाइजिंग द रशियन करेंसी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो आपको बताना है कि शॉक थेरेपी में से किससे रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। शॉक थेरेपी मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वाला जो कंट्री था, जो एक सिस्टम था, उसको खत्म करके यहाँ पर कैपिटलिज्म को लाना, ठीक है, और जिसमें हेल्प करा था यूएस, और यूएस डोमिनेटेड और वेस्टर्न पावर डोमिनेटेड जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, तो उनके द्वारा ये चीज़ें ब्रोकर्ड करी गई थी, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो कम्युनिज्म को हटाने की जो तरह से प्रक्रिया है, उसी कारण से शॉक थेरेपी आता है। ठीक है, इन देशों में शॉक थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। कई सारे जो इंडस्ट्रीज थे वो बिक गए, जो वेलफेयर स्कीम थी उसको विड्रॉ कर लिया गया था, बहुत सारे लोग गरीबी में आ गए थे, रूबल की करेंसी, रूबल का जो वैल्यू है वो कम हो गया था। ठीक है, ये चीजें हुई थी। ठीक, ये आप याद रखोगे इसको। The term the largest garage sale in history is associated with, मतलब जो largest garage sale in history है वो टर्म किससे रिलेटेड है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से, गल्फ क्राइसिस से, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से, या शॉक थेरेपी से? उसका सही जवाब होगा शॉक थेरेपी। ठीक है, लार्जेस्ट गराज सेल जो हिस्ट्री में है वो रिलेटेड है शॉक थेरेपी। यही चीज है, मतलब यूएस ने जब कम्युनिज्म और सोशलिज्म को हटाकर वहां पे कैपिटलिज्म को प्रमोट किया था पोस्ट सोवियत यूनियन के कंट्रीज में, तो उसके कारण से जो भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थे वो औने पौने दाम में बेचे गए थे, कौड़ियों के भाव में बेचे गए थे। तो इसलिए इसको कहा गया लार्जेस्ट गराज सेल इंडस्ट्री, मतलब कीमती इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको कौड़ियों के दाम में उसको बेचा गया था। तो ये जो चीज है ना, इसको कहा जाता है लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है असर्शन और रीजन का, और इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन मैंने इतने सारे एमसीक्यू सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं कि तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जब एमसीक्यू सेशन लेता हूँ तो उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जरूर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उन वीडियोज को देखें। और हाँ, साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे द्वारा कंपाइल किए गए एमसीक्यू के पीडीएफ पाने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हालांकि आप टेलीग्राम पर जाकर ब्लेड लर्नर K12 सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आपको हमारे द्वारा जो है कंपाइल्ड एमसीक्यू है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। तो असर्शन क्या है, कथन क्या है? द कोल्ड वॉर वॉज नीदर ए वॉर और एन आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नॉर ए कंडीशन ऑफ पीस। मतलब कोल्ड वॉर ना ही एक वॉर का सिचुएशन था, ना ही आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, और ना ही एक शांति का सिचुएशन। इट वॉज रादर ए स्टेट ऑफ अनईजी पीस, मतलब ये एक अनईजी शांति का दौर था, मतलब एक अजीब प्रकार की शांति थी। मतलब कह सकते हो कि शांति भी नहीं था और पूरा लड़ाई भी नहीं हो रहा है ऐसा। तो स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो हम लोगों ने असर्शन और रीजन के बारे में क्या ट्रिक बना रखा है कि हम लोग कभी असर्शन और रीजन करके नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके पढ़ेंगे। तो क्या स्टेटमेंट 1 सही है? तो बिल्कुल ही सही जवाब है कि इट वॉजंट आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बट इट वॉज एन स्टेट ऑफ अनईजी पीस, कोल्ड वॉर ऐसा ही दौर। स्टेटमेंट 2 अब देखते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बीइंग फॉट बाय क्लेवर मूव्स, प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविटीज एंड डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कोल्ड वॉर क्लेवर मूव्स के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार प्रसार के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा था, या डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सर ये बिल्कुल था। ठीक है, ये नॉट वाला जो है ना वो गलत यहीं पे बना देता है, और जैसे ही हमारा स्टेटमेंट गलत हुआ, इट मींस रीजन गलत हुआ, तो हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट। जैसे हमारा एक स्टेटमेंट गलत होता है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाता है। तो ये चीज आप याद रखो। 35th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच सिचुएशन वाज टर्म्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये जॉर्ज बुश सीनियर है, दो जॉर्ज बुश आते हैं, इनके बेटे भी बाद में बनते हैं, जो कि रिलेटेड हैं इराकी इन्वेजन ऑफ 2003 से, और इवन की 9/11 के बाद जो तालिबान पे जो और अलकायदा पे अटैक किए थे। तो ये जो जॉर्ज बुश है वो सीनियर वाले। तो उन्होंने किस चीज को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा था? यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, या यूनाइटेड नेशन हैड गिवन परमिशन फॉर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टू नो अवर्टेड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, या फिर डिफीट इन द वॉर ऑफ इराक। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इनके समय में हुआ भी नहीं था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 की बात है। डिफीट इन द वॉर ऑफ इराक, इराक की लड़ाई में डिफीट का हुआ था यूएस का। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हो कि यूनाइटेड स्टेट है गिवन परमिशन फॉर इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो 2003 में इराक में किया गया था, इराक के अगेंस्ट में किया था, यूएस लेड जो फोर्सेस थी उन्होंने इराक के अगेंस्ट में अटैक किया था। उस पर इल्जाम ये लगाया गया था कि इराक WMD डेवलप कर रहा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहा है। तो अगर
हालांकि इसके पीछे कारण ये थे कि अमेरिका को यहाँ के ऑयल फील्ड्स पे कब्जा करना, ठीक है, 2003 में। तो इसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने परमिशन नहीं दिया था, बिकॉज यूनाइटेड नेशन से पहले जो यूनाइटेड नेशन में ये बात आने से पहले जो IAEA थे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो वहां पे गई थी, उन्होंने सर्वे किया था, पता किया था, तो वहां पे उनको ऐसा कुछ नहीं मिला था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन जैसा कुछ बन रहा है। लेकिन फिर जॉर्ज बुश जूनियर की सनक थी कि भाई मुझे तो अटैक करना ही करना है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसमें परमिशन नहीं दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म जब हुआ था, डिजर्ट स्टॉर्म कब हुआ था दरअसल, ये जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। इसके बारे में आपने मूवी देखा होगा, एक मूवी है ना एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, तो उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया, इस चीज़ को दर्शाया गया। तो दरअसल वही चीज़ है, उस समय जब यूनाइटेड नेशन ने परमिशन दिया था, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो समय था 1919 और 1991 का समय था, जब USSR डिसइंटीग्रेट हो रहा था, और बेसिकली हो ही गया था। वो ऐसा समय था कि बर्लिन वॉल को ही नहीं बचा पाया, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, जहाँ पर अब US डोमिनेट करेगा, US के जो इंटरेस्ट होंगे वो डोमिनेट करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखो, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म पे जो परमिशन मिला था, इसको जॉर्ज बुश ने कहा था इट वॉज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जहाँ पर अमेरिका के इंटरेस्ट सर्वोपरि होंगे, वही उसकी जो चीज़ें हैं वो मानी जाएगी। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग वॉज। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग, तो अरब स्प्रिंग जो है ना वो टॉपिक आपकी बुक में नहीं है, लेकिन जो CBSE ने मटेरियल दिया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे इस चीज़ को, हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं जानने को, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी आपको कुछ गलतियां नजर आती है। रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग का जो रिजल्ट था ना वो क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, मतलब उन देशों में डिक्टेटरशिप आ गई, सोशलिस्ट सिस्टम आ गया, पोस्ट कोल्ड वॉर का सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो ऐसा कुछ था ही नहीं बेसिकली अरब स्प्रिंग का रिजल्ट। अरब स्प्रिंग का रिजल्ट एक तरह से ये निकला कि कुछ देशों में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई और कुछ देश एक फेल स्टेट बन गए, कि वहां पर बेसिकली एक तरह से टेररिज्म बढ़ गया, ISIS आ गए इराक, सीरिया वगैरह इलाके में, ठीक है। तो उन देशों में इस प्रकार की चीजें हुई थी। रिजल्ट में सोशलिस्ट सिस्टम, पोस्ट कोल्ड वॉर, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन CBSE की अगर बात करें तो उसने ये दिया हुआ है, ये आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर CBSE ने थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ, अगर ये पूछता कि रीजन, कारण क्या था अरब स्प्रिंग का, तो वो बिल्कुल था ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। इवन के ट्यूनीशिया में जो ज़ैन एल अबदीन बेन अली थे, उनका शासन हुआ करता था। लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी का शासन था, वो सब तेज थे, तो वो सब डिक्टेटर ही बने बैठे थे। तो उसको खत्म करने के लिए अरब स्प्रिंग में लाया गया था। तो रीजन अगर पूछता तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, लेकिन इसने पूछ दिया है रिजल्ट, तो रिजल्ट तो भाई इसमें से कुछ नहीं, ठीक है। रिजल्ट इसका अरब स्प्रिंग का काफी अलग अलग देखने को मिला था, अलग अलग जगहों, तो ये चीज है। तो आप याद रखोगे इसका रीजन था ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। हालांकि और भी रीजन थे जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीजें थी, ठीक है, लेकिन लोगों ने माना कि सबका कारण एक ही है, डिक्टेटरशिप। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट व्हाट। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करा था तो वही हम लोगों ने बात करा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो ये आपका गलत हो जाता है। कॉम्पिटिटिव फेडरेशन क्यों होगा, कॉम्पिटिटिव फेडरेशन, देखिए फेडरेशन मतलब क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट, फेडरेशन के बारे में आपने पुराने कक्षाओं में क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ना, यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है, उनके बीच में रिलेशन होता है, दैट इज अ फेडरेशन ना। तो यूनियन और स्टेट के बीच में कॉम्पिटिटिव नेचर क्यों बनाएगा नीति आयोग, होना तो ये चाहिए ना कि यूनियन और स्टेट कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ काम करे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा है कि वेयर गवर्नमेंट एक्ट एज अ नॉट अ कंट्रोलर। नीति आयोग में गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों करेगी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे क्यों काम करेगी, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगी। फैसिलिटेटर मतलब एक तरह से सहयोग करेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से सहयोग करने की कोशिश करेगी स्टेट्स को, ठीक है, अलग अलग फंड्स के थ्रू या अलग अलग टेक्नोलॉजी का एक्सेस देके, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर फैसिलिटेटर होगा, ना कि कंट्रोलर। कंट्रोल थोड़ी करना है हमें, ऐसा थोड़ी डंडा लेके खड़ा रहना है कि स्टेट ऐसा करो नहीं करो, वो सारी चीजें नहीं। यूनियन को क्या करना है, कोऑपरेट करना है। फैसिलिटेटर मतलब सहायता करनी है स्टेट की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगर आप कॉम्पिटिटिव, कंपैरेटिव को रिलेटेड को कट कर दोगे, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है, नीति आयोग के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इस वर्ड के ऊपर मैंने ध्यान देने के बारे में कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग से काफी एक तरह से रिलेटेड। Why was the प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ये 38 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस किया। तो इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बना के पढ़ाया था और नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा था कि नीति आयोग ने क्यों रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि नीति आयोग बनाना पड़ा और प्लानिंग कमीशन को खत्म करना पड़ा, जो प्लानिंग कमीशन बहुत पुराने समय से काम कर रही थी, 1950 में बना था, क्यों उसको हटा के 2015 में नीति आयोग आ गया।
तो इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ोगे कि ज़्यादा पुश की ज़रूरत थी क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चैलेंजेस आ रहे थे। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन अनएक्सेप्टेबल था पीपल का, मतलब लोग ही नहीं चाहते थे प्लानिंग कमीशन को, या लीडर्स ही नहीं चाहते थे, या फिर अपोजिशन नहीं चाहते थे। अगर आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन वॉज अनएक्सेप्टेबल बाय पीपल, तो आपने ऐसा भी कहीं सुना नहीं होगा कि प्लानिंग कमीशन को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि लोग नहीं उसको पसंद करते थे। भाई लोगों को क्या था, प्लानिंग कमीशन तो प्लानिंग वगैरह बनाता था 5 साल के लिए, तो ऐसा कुछ आपने सुना भी नहीं होगा कि ऐसा मूवमेंट वगैरह भी नहीं हुए थे कि उसको खत्म कर दिया गया था कि भाई लोग ही नहीं चाहते, या लीडर्स के लिए डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन लीडर्स के लिए डिजायरेबल है, ये भी सही रीजन नहीं हो। या अपोजिशन के लिए इनएडमिसिबल था, मतलब अपोजिशन नहीं चाहते, तो सरकार कब से अपोजिशन की बात सुनने लगी, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ए, बिकॉज कि नए नए चैलेंजेस आ रहे थे डेवलपमेंट में और उसको कोप अप करने के लिए नीति आयोग की जरूरत है, जो कि नीति आयोग काम करता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे कि पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन है वो सही होगा। आते हैं हम लोग 39th क्वेश्चन में कि गिवन द कंटेम्पररी रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड हाउ कैन द यूएन प्लेज अ मोर इंपॉर्टेंट रोल। मतलब दुनिया के सामने जो नई प्रकार की चुनौतियां आ रही है उन सब के बीच में यूएन, यूनाइटेड नेशन, कैसे एक नया और कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, कैसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो काफी आसान सा सवाल है, अगर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ बाय बीइंग मोर असर्टिव अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशन कॉलिंग फॉर चेंज, मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर ज्यादा काम करके और बदलाव के बारे में लोगों को उसके लिए उद्घोषणा करके या लोगों को उसके बारे में अवेयर करके, या फिर रीजनल पावर्स को चेंज, मतलब बाय लेटिंग द रीजनल पावर्स टेक चेंज, मतलब रीजनल पावर अपने मतलब उनको दे, रीजनल पावर्स को चेंज का फ्लैग दे दे कि भाई रीजनल पावर आप चेंज करो, या फिर यूएस चाइना को डिस्प्यूट सॉल्व कराने के लिए लगा दे, या फिर अपने पीस कीपिंग फोर्स को भेजे टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। डी ऑप्शन है कि मतलब जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ना उसमें पीस कीपिंग फोर्स भेज दे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कश्मीर वाला मुद्दा है, तो यूएस क्या करते अपनी फोर्स भेज दे। ये थोड़ी है, ये सही चीज थोड़ी होगा, यूएन सब जगह पे लड़ाई करवा दे, ये थोड़ी होगा। पीस कीपिंग फोर्स मतलब यूएन की आर्मी, यूएन की एक आर्मी है जो कि अलग अलग देशों के लोगों के अलग अलग देशों की आर्मी को कोलैबोरेट करके बनाया गया, तो ऐसा थोड़ी होगा। बाय इंडल्जिंग यूएस चाइना टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, मतलब दुनिया में कहीं भी झगड़े हो रहे हैं, कहीं भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो यूएस चाइना को डोमिनेट करना, तो ये थोड़ी बात हुई। यूनाइटेड नेशन इसके लिए थोड़ी बनाया गया कि यूएस चाइना को डोमिनेट करने दे। या फिर बाय लेटिंग द रीजनल पावर्स टेक चेंज, मतलब कि रीजनल पावर्स को चेंज करने, जैसे मान लो कि एशिया की बात है तो इंडिया और चाइना जैसे कंट्री को चेंज करने दे। भाई यूएन का ये काम थोड़ी है, यूएन का ये काम है कि ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर अपनी बात ज्यादा ठोस ढंग से रखना और बदलाव की बात करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही। और एक चीज आप याद रखोगे, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है या कहीं पर भी आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में आप आराम से लिख सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। आप टेलीग्राम पर भी हमसे रीच कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी, सभी जगह पे आपकी चीजें खुली हुई। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है डाउट क्लियरिंग फॉर्म, तो वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, वहां से भी फ्रीली आप हम तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, ये अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि इन अप्रैल 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स which declared that armed attack on any one of them in Europe and North America would be recorded as an attack on all of them। तो आपसे असर्शन कहा जा रहा है, असर्शन हमें पढ़ना ही नहीं, हमें स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ना। ठीक है, कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा जा रहा है कि अप्रैल 1949 में NATO बना था, NATO बना था 12 स्टेट के द्वारा, इसने डिक्लेयर किया था कि इन 12 कंट्रीज में से अगर एक पे भी अटैक होगा ना तो ऐसा माना जाएगा कि सब पे अटैक हुआ और सब उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये चीज, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4 अप्रैल 1949 को NATO इसी के लिए बनाया गया था। ठीक, तो ये चीज। स्टेटमेंट 2 है कि ईच स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर, मतलब कि इसके पीछे कारण क्या है, सब एक दूसरे की मदद क्यों करेंगे। तो इसका रीजन यही है कि हर एक स्टेट एक दूसरे की मदद करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है। NATO के आर्टिकल 5 में लिखा गया, ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बुक का पार्ट वैसे नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल 5 में लिखा गया है। NATO के चार्टर को अगर आप देखिएगा तो उसके आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जो भी मेंबर है उनको हेल्प करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्लाइज करना, ऑब्लाइज है वो लोग। ठीक है, कि अगर एक कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सारी कंट्री उनको हेल्प करने आएगी। तो ये रीजन भी बिल्कुल एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट ए सही हो जाता है। और फिर आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कभी भी कोल्ड वॉर के दौरान इस आर्टिकल 5 का यूज नहीं किया गया, फिर से इसका यूज किया गया 9/11 के अटैक के बाद, जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो फिर उसने NATO के इस आर्टिकल 5 को इन्फोर्स कराया था, और फिर NATO के जितने भी मेंबर थे वो इसको हेल्प करने आए थे अमेरिका को। अभी के समय की अगर बात करें तो NATO में 30 स्टेट्स हैं। ठीक है, 30 स्टेट्स में सबसे लेटेस्ट जो है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, जो कि 2020 में ऐड हुआ है, तो ये भी आप याद रखो। अब हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस।
ये स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीस इन्फोर्स करने में या मेंटेन करने में, मतलब शांति बनाए रखने में। तो ये बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन की बात है तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना वो पीस मेंटेन रखने के लिए। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही। रीजन बताया जा रहा है कि कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस विद ईच अदर, मतलब कंट्रीज के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस होते रहते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। और रीजन के बीच का ना आपको लग रहा होगा कि ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस होता है, इसलिए तो यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है ताकि पीस मेंटेन हो सके। ठीक है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लेकिन ये आपको सही लग रहा हो, लेकिन सीबीएसई की अगर बात करें तो भाई पता नहीं उन्होंने किन लोगों ने क्वेश्चन बनाया है, उन्होंने बी ऑप्शन सही बताया कि वो असर्शन रीजन तो सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप चैप्टर पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन वाला तो उसमें ये चीजें लिखी गई है कि कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस होते हैं, इसलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है कि वो पीस मेंटेन कर सके। ठीक है, तो हर एक बार ऐसी चीजें हैं कि सीबीएसई के आंसर पे ब्लाइंडली मतलब उस पर फॉलो नहीं किया जा सकता है, उस चीज को मतलब पत्थर की लकीर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर रीजन भी बन रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो ये चीज आप याद रखो। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 42nd नंबर क्वेश्चन की ओर। सो 42nd नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि असर्शन ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएन हैव वन वोट, हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन अ नेगेटिव मैनर। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं कि यूएन में हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है। वीटो मतलब नेगेटिव मैनर में वो वोट कर सकते हैं, मतलब किसी भी रिजोल्यूशन को वो रोक सकते हैं। अगर एक कंट्री ने भी परमानेंट में 5 कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड यूके। ठीक है, अगर एक कंट्री ने भी अगर किसी रिजोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव वोट कर दिया मतलब वीटो लगा दिया तो वो रिजोल्यूशन वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद है डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये भी बिल्कुल सही है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड होते हैं ना उसमें कंट्रीज अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे होते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है, वो भी डेवलपिंग है, चाइना है वो भी डेवलपिंग है, बांग्लादेश है वो भी डेवलपिंग है, श्रीलंका भी डेवलपमेंट है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। कुछ देश थोड़े पीछे, कुछ देश जैसे नेपाल की बात कर लो वो भी डेवलपिंग है, लेकिन अलग अलग लेवल पे ना हम लोग काफी आगे हैं। पाकिस्तान काफी पीछे है, बांग्लादेश हालांकि जीडीपी के मामले में तो अब बांग्लादेश थोड़ा सा एक्सीड कर गया, बट अलग अलग लेवल पे है ना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चाइना को कंपेयर करोगे, चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और कंपेयर करोगे नेपाल को तो लेवल काफी अलग अलग। ठीक है, तो ये रीजन का जो स्टेटमेंट है मैंने बताया कि कभी इसको सर रीजन करके नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही था, रीजन वाला जो स्टेटमेंट है मतलब स्टेटमेंट 2 वो भी सही। अब आपको दिखना है कि क्या इसके पीछे बिकॉज लगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, मतलब कारण यही है कि यूएन के पास एक वोट है, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है और परमानेंट मेंबर के पास एक वीटो राइट होता है, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट, ऐसा कोई लिंक नहीं आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि इसका स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन बी सही होगा। असर्शन और रीजन करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये चीज आप याद रखो। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 43rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द स्टेटमेंट फर्स्ट, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। बिल्कुल सही बात है कि सोवियत यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस दोनों में ही स्टैग्नेंट हो गया था, बहुत अस्थिर हो गया था, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ रहे थे, वही पुरानी चीजें चल रही है, रेटेपिज्म एंड करप्शन एंड सो ऑन, ये चीज है। रीजन की बात करी जा रही है, मतलब स्टेटमेंट 2, द सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। मतलब क्या हुआ कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड था सोवियत सिस्टम। तो ये भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, सोवियत सिस्टम आइडियोलॉजी और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे ही बना था। अब देखो कि क्या इसका कारण यही था, क्या सोवियत सिस्टम स्टैग्नेंट इस कारण से हो गई थी कि सोशलिज्म वाला चीज फॉलो कर रहा था? तो देखिए आपको इसका सही एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। ठीक है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होने का कारण से ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल सेंस में बहुत तरह से स्टैग्नेंट हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चीजें नहीं, सोशलिज्म एक इकोनॉमिक मॉडल होता है, उसका पॉलिटिकल सेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस से क्या ही उसका लेना देना है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस और पॉलिटिकल सेंस में इसलिए स्टैग्नेंट हो गया था क्योंकि बिकॉज वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर वाला चीज था कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पर उसके जो लोग हैं या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो करप्ट हो गए थे, ये सब कारण है जिसके कारण से वो स्टैग्नेंट हो गया था। ये कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं, तो इस कारण से हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाता है। असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, बट जो रीजन है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, चलिए 44th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपके बुक से डायरेक्ट उठा के दे दिया गया है, पॉइंट्स वाइज आपके बुक में दिया गया है। चूज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आर्गुमेंट्स एज फार एज इंडियाज क्लेम टू परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया काफी दिनों से प्रयास ये कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिले। परमानेंट सीट होने से काफी सारे फायदे होते हैं।
तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एग्जाम में आपको ध्यान से देखना है, मैंने आपको बार बार बताया कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ सके और तब आप OMR शीट को आप फिल करोगे। क्योंकि OMR शीट में अगर आपने अगर सर्कल फिल कर दिया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने बे कर दिया है फिर आप उसको कट करके डी नहीं कर सकते हो, कि आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन होगा वो चेक नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज मेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द UN एंड ऑलवेज फॉल्टर्ड इट्स पेमेंट। देखिए इंडिया ने हमेशा यूनाइटेड नेशन में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है और पेमेंट में फॉल्टर किया है। तो ये अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इंडिया ने हमेशा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है, कि मतलब पैसे वैसे दिए हैं, और पेमेंट से फॉल्टर भी किया है, मतलब पेमेंट नहीं भी किया है, पेमेंट में चूक करी। फॉल्टर मतलब चूक करना, ठीक है, चूका है मतलब फॉल्ट नहीं, मतलब पेमेंट सही समय पर नहीं किया। तो अपने आप में ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि भाई आपने पैसे भी दिए इंडिया ने UN को और पेमेंट्स भी नहीं करा, ये क्या बात होती, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो आपके ग्रामर स्किल को या बेसिकली कहना चाहता है कि आप कितने दिन से इसको एनालाइज कर पाते हैं, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, उस चीज को देख रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है इंडिया और पेमेंट से फॉल्टर कर रहा है, ये क्या बात होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा कहा जा रहा है इंडिया इज इमर्ज एन इकोनॉमिक पावर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ये बिल्कुल सही है कि इंडिया इकोनॉमिक पावर में इमर्ज हुआ है। थर्ड कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक रीजन है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट चाहता है। थर्ड है कि इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी सही है कि यूनाइटेड नेशन के जो भी इनिशिएटिव होते हैं इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इंडिया काफी आदरणीय देश है, ठीक है, शिष्टाचार के साथ वहाँ पे इनिशिएटिव पार्टिसिपेट करता है। चौथा, इंडियाज रोल इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इज अ लॉन्ग एंड सब्सटेंसिव, ये भी बिल्कुल सही है कि इंडिया का जो रोल है ना यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत लंबा रहा है। मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन की एक पीस कीपिंग फोर्स है, यूनाइटेड नेशन की एक आर्मी है, उसमें हमारे जो इंडियन आर्मी के लोग हैं, इंडिया के पुलिस के जो लोग हैं, वो सब उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर हैं हम, ठीक है। हमारे देश के काफी सारे लोग यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रहे हैं। तो ये चीज तो केवल कौन सा हमें गलत देखना है ना, ठीक है, हमको देखना है ना करेक्ट इनकरेक्ट आर्गुमेंट कौन है। तो हमारा केवल ए वाला जो है वो इनकरेक्ट है, इस करने से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो आप OMR शीट में ए को फिल कर सकते हैं, ठीक। चलिए 45th क्वेश्चन में आते हैं आगे। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में मैंने चीख कर बताया था कि नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट वाज मेड बाय अ सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। तो ये असर्शन बिल्कुल सही हो जाता है, नीति आयोग है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद रीजन मतलब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं हम लोग, रीजन वगैरह बाद में देखें, पहले स्टेटमेंट 2 करके पढ़ते हैं कि या दोनों स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 को देखो कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। भाई साहब ये एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि इंडिया का चीफ मिनिस्टर होता ही नहीं है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ मिनिस्टर तो स्टेट के होते हैं। तो पहले तो यही गलत हो गया। दूसरी चीज सबको पता है कि नीति आयोग के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो नीति आयोग के चेयरमैन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत, और जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ हमारा आंसर हो जाता है कौन सा, जल्दी से ध्यान से देखना पड़ेगा, रीजन इज फॉल्स, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। रीजन क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग बिठाना ही नहीं है, कारण बिठाना ही नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखना ही नहीं, सीधा सीधा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प, मतलब किन मैटर्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं कि टू एस्टैब्लिश बेटर लिविंग कंडीशन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इनका ग्रामर भी हिला हुआ है, मतलब क्वेश्चन बनाते समय पता नहीं किस हड़बड़ी में उन्होंने क्वेश्चन सेट किया है, आंसर भी गलत दिए हैं, क्वेश्चन फ्रेम भी गलत करा है, और क्या क्या पता नहीं क्या क्या डाल दिया। टू एस्टैब्लिश बेटर लिविंग कंडीशंस डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मतलब उन्होंने इन छोड़ दिया, ठीक है, CBSE ये कर रहा है। उसके बाद इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर, इसमें टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तो हम कई बार से डिस्कस कर रहे हैं कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल हेल्प करता है। उसके बाद है कि टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। देखिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात है ना, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में काम नहीं करता। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है तो उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या ही करने आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होगा। जैसे डी नहीं होता है तो आपका ए और बी गलत हो जाएगा, और सी तो आपका सही है, तो इस दोनों में सी आता है। तो अब हमें ये देखना है कि ए और बी के साथ और कौन सा होगा। टू एस्टैब्लिश बेटर लिविंग कंडीशन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन मैटर ऑफ पीस एंड वॉर, तो बी आपको ज़्यादा सही लग रहा होगा कि जब शांति और वॉर का समय आता है तो उस मैटर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी हेल्प करती है। तो बी और सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेटर लिविंग कंडीशन को एस्टैब्लिश करने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या ही हेल्प करेगा, मतलब ये चीज़ है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लिविंग कंडीशन को ठीक कर देते हैं वो सब चीज़, ठीक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी एंड सी।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 47th क्वेश्चन, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट। मतलब जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि पावर शेयरिंग का कंसेप्ट रियलाइज हो गया, ये नेगेटिव इंपैक्ट है? नहीं, पावर शेयरिंग का कंसेप्ट तो रियलाइज हो, अच्छी चीज़ है ना कि पावर शेयरिंग हो रही है, लैंग्वेज वाले अलग अलग जो लोग हैं कम्युनिटी, उनके साथ भी पावर शेयर किया जा रहा है, उनको एक अलग स्टेट दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वाज एक्सेप्टेड, ये भी चीज़ है कि भाई वेरिएशन है ना, हमें ये भी चीज़ हम लोगों ने रियलाइज किया कि हर एक लैंग्वेज अलग है तो उनका स्टेट भी अलग होना चाहिए, ये भी चीज़ है। हर एक नहीं, बेसिकली मेजरली जो बात है, एक यूनिफॉर्म बेसिस तैयार हो गया कि स्टेट्स को कैसे डिवाइड करना है, तो एक लैंग्वेज एक बेसिस बन गया। नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ी है ये सब, नेगेटिव इंपैक्ट ये रहा ऑप्शन डी। मूवमेंट स्टार्टेड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों में मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि हमें भी अलग अलग चाहिए। इवन कि अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में तो अलग रीजन की बात उठ रही है, गुजरात में देखोगे तो उसमें अलग बात हो रही है, ठीक है, यूपी में देखोगे तो यूपी में अलग स्टेट की बात हो रही है, बिहार में देखोगे मतलब जगह जगह पे अलग अलग स्टेट की बात होती है कि हमें हमारे लैंग्वेज के लिए अलग स्टेट बना दो। तो ये चीज़, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ये शुरू हो गया, ठीक है। और इंडिया में आप जानते हो कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ द लैंग्वेज है। अब जब भारत सरकार हर एक के लिए एक एक स्टेट बनाना शुरू कर दे तब तो हो गया, इतना इतना छोटा छोटा स्टेट बन जाएगा। 48th question, during the Nehru era, why did some political parties and group in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by US? मतलब नेहरू के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लोग क्यों चाहते थे कि इंडिया यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन कर ले और यूएस के साथ अच्छे संबंध बनाए? तो बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोट कैपिटलिज्म, क्योंकि यूएस ब्लॉक जो था ना वो डेमोक्रेसी को फॉलो करता था और कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, ये कारण था। क्या इसलिए कि यूएस हमेशा इंडिया को फेवर करता था, इंडिया के हर एक पॉलिसी में यूएस मदद करता था, या यूएस बहुत क्लोज था इंडिया के? ये तीनों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यूएस हम लोगों को फेवर नहीं करता था, वो पाकिस्तान को फेवर करता था, वो हमारे पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था, वो इससे इंटरफेयर करने आता था। और यूएस हमारे देश के बहुत करीब था, ये भी बिल्कुल गलत है। यूएस तो अब जाके करीब आया है जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद से, और इवन की जब बिल क्लिंटन का विजिट होता है, ठीक है, इंडिया में, तो उस बाद से मतलब आप कहो कि इस शताब्दी में जाकर 24th सेंचुरी में जाकर रिलेशन हमारे बेटर हुए हैं यूएस के साथ। उस समय कहाँ थे यूएस से के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, हम लोगों ने यूएसआर के साथ अच्छे संबंध बना रखे थे, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, और पर्टिकुलरली किस पार्टी की बात हो रही है? स्वतंत्र पार्टी की बात हो रही है। स्वतंत्र पार्टी के हेड कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा थे। चाहते थे कि इंडिया यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन करे बिकॉज वो प्रो डेमोक्रेसी है, ठीक है, यूएस तो डेमोक्रेसी को फॉलो करता था ना, और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ, और सेक्शन सी की तरफ आते हैं, और सेक्शन सी में आपको अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखना है कि इसमें आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और यहाँ पर शुरू हो जाता है पिक्चर बेस्ड और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक कार्टून दिया गया, एक पिक्चर दिया गया, और इसमें से आपसे पूछा जा रहा है चूज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ड्यू टू लिंग्विस्टिक डिमांड आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कौन सा ऐसा स्टेट था इंडिया का जिसको सबसे पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम और राजस्थान। तो सही जवाब होगा, काफी आसान सवाल है, आंध्र प्रदेश। को पता है कि वहाँ पर एक विशाल आंध्र मूवमेंट चल रहा था जिसमें पोट्टी श्रीरामुलु जो कि गांधी लीडर थे, पहले कांग्रेस में भी थे, वो क्या हुआ कि वो आमरण अनशन में बैठ गए, और 56 दिनों बाद उनका जो एक तरह से कह सकते हो कि वो अंतिम सांसें ले लेते हैं, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद से कई सारे जो लोग हैं वो उग्र हो जाते हैं, पुलिस की फायरिंग हो जाती है, कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उस एरिया की, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, वो डिमांड कर रहे थे। बेसिकली डिमांड ये था कि जो मद्रास प्रोविंस है ना, तो मद्रास में से आप तेलुगु जो लोग हैं उनके लिए एक अलग स्टेट बना दो, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने कहा था कि आंध्रा बनाना है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश बनाने की बात आती है। फिर फाइनली क्या होता है कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन जाता है। हालांकि डिसीजन जो है एक तरह से कह सकते हो कि अनाउंसमेंट जो है वो दिसंबर 1952 में ही पंडित नेहरू कर देते हैं, लेकिन पहला स्टेट था कि जो ये बना था, ठीक है। तो आप याद रखोगे 1953 में बना। तो उसके बाद ही स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है 1953 में ही, और इसने फिर 1956 में इसके अकॉर्डिंगली एक एक्ट पास किया जाता है, और उसके बाद इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बना दिए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। और इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, मतलब जो ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए दिया गया है, जो पिक्चर वाला सॉल्व नहीं कर सकते, फिर उनके लिए ये चीज़ें करी गई कि व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये वही क्वेश्चन है कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कब कमीशन बनाया गया था? 1953। याद रखिएगा, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया था? 1953 में। उसके हेड कौन थे? फजल अली, इसलिए उसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। और इसने अपना रिपोर्ट दिया था 1955 में, और उसके अकॉर्डिंगली 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। कंफ्यूज मत होना है कि जो कमीशन है वो 1953 में बना था, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट जो है वो 1956 में पास किया। 50th क्वेश्चन है कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
व्हाट डज इस लोगो सिंबलाइज, तो ये लोगो किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो सबसे पहली बात है कि यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। तो अगर आप देखोगे कि ओलिव ब्रांचेस है यहाँ पे दोनों तरफ से ओलिव ब्रांचेस, तो ओलिव ब्रांच जो है ना वो पीस का प्रतीक है, ठीक है। और बीच में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप है, तो ये दरअसल ये लोगो वर्ल्ड पीस को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे। और फिर से एक क्वेश्चन जो कि विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, अब तो वो बच्चे जो कि देख नहीं सकते फिर उनके लिए क्वेश्चन, तो दोनों नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो, अगर आप विजुअली इंपेयर्ड नहीं हो तो आपको वो पिक्चर वाला सॉल्व करना है, अगर आप विजुअली इंपेयर्ड हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशन वाज सेट अप थ्रू द साइनिंग ऑफ द यूएन चार्टर बाय, मतलब कितने स्टेट्स ने, कितने कंट्रीज ने यूएन चार्टर पर साइन करके इसको बनाया था, मतलब कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं या फाउंडिंग कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन को बनाया था 51 स्टेट्स, 50 स्टेट्स ने पहले साइन किया था, लेकिन एक पोलैंड भी है वो भी इसमें शामिल हो जाता है कुछ महीनों के बाद, तो ओरिजिनली इसमें 51 स्टेट्स शामिल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द कार्टून गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये एक कार्टून दिया गया है, इसमें एक साइड में जो व्यक्ति हैं उनके हाथ में यूएन है, ओलिव ब्रांच है, दूसरी तरफ वॉर है, और इसमें लिखा हुआ है कि इफ द राइट वन डजंट गेट यू, मतलब कि अगर यूनाइटेड नेशन से चीजें नहीं होती है तो फिर वॉर होगा। तो ये दरअसल वे पिक्चर क्या बता रहा है? डी न्यूक्लियराइजेशन, तो इसमें न्यूक्लियर वाली कोई बात इसमें है ही नहीं। उसके बाद बिलीव इन पीस एंड मूविंग अहेड टुगेदर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है इस कार्टून का मतलब। कॉलोनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट बी अप्रिशिएटेड, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कि मिलिट्री पावर का यूज किया जाएगा वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब यूनाइटेड नेशन से अगर बात नहीं बनती है तो वॉर से बात बने, ये बताया जा रहा है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू लेफ्ट वन विल, ये चीज है मतलब यूज ऑफ मिलिट्री पावर टू कंट्रोल द वर्ल्ड। उसके बाद है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन, क्योंकि एक कार्टून बेस्ड था। तो विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस इज कंसिडरेबल, मतलब यूनाइटेड नेशन में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे क्या कारण है? यूनाइटेड नेशन फिजिकली यूएस के टेरिटरी में लोकेटेड है, ये पहला। तो हाँ बिल्कुल ये भी चीज है, ये सही है, क्योंकि आपको बता दो न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, ठीक है, न्यूयॉर्क में। उसके बाद यूएस हैज मेनी नेशनल्स इन द यूएन ब्यूरोक्रेसी बिकॉज वो इस स्टेट में है, तो इसके कारण से भी यूनाइटेड स्टेट्स के ना काफी सारे लोग यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूएन, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो पैसे कंट्रीब्यूट करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही करता है यूएन। तो डी कहा जा रहा था यूएस वाज द लीस्ट पावरफुल कंट्री व्हेन द यूएन केम इनटू बीइंग। सर यूएन कब आया था? 1945 के 24 अक्टूबर में। तो यूनाइटेड नेशन जब बना था तो उस समय यूएस लीस्ट पावरफुल कंट्री था। इलॉजिकल ऑप्शन, मतलब यूएस उस समय भी काफी पावरफुल कंट्री था ना, वो लीस्ट पावरफुल कैसे होगा? लीस्ट वो भी कहा जा रहा है थोड़ा मोड़ा नहीं, सबसे कम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, तो इस कारण से आपको इनकरेक्ट रीजन देना था, तो ऑप्शन से डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद। नेक्स्ट टाइप है जिसमें आपको पैसेज कहा जा रहा है, पैसेज पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पैसेज पढ़ सकते हो, इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है कि दिस इज व्हाट डिसाइडेड दैट देयर व्हाट वाज टिल देन नोन एज इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, मतलब ऐसा डिसाइड किया गया कि जो पहले इंडिया था अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principles of religious majority. मतलब ये डिसीजन तो एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, साथ ही साथ काफी डिफिकल्ट था इसको डिसाइड करना, और इम्प्लीमेंट करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर जो डिसाइड किया गया था ना कि रिलीजियस मेजोरिटी वाले पॉइंट को यहाँ पर बेसिस माना जाएगा कि हिंदू मेजोरिटी वाले को इंडिया रहने दिया जाएगा और मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आइडिया काफी आसान लग रहा था लेकिन इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल, मतलब 1947 में जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तो काफी पेनफुल क्यों था? बिकॉज द जनरल पब्लिक वाज इन फेवर ऑफ पार्टीशन, नहीं, जनरल पब्लिक क्यों चाहेगी कि उसके देश का बंटवारा हो जाए, उनके रिलेशंस खत्म हो जाए, जो उनके लोगों के साथ रिलेशन थे, उनके पूर्वज जो वहाँ पर बसे हुए थे, उनका सदियों से जो उनका सब कुछ यहीं पर था, वो क्यों चाहेंगे कि डिवीजन हो जाए देश का? नहीं, ऐसा लोग नहीं चाह रहे। द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैंडल प्रॉपर्ली, नहीं, लीडर्स जो दो कंट्री के थे उन्होंने ठीक ढंग से इसको हैंडल नहीं किया। उसके बाद पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं, रिलीजन के बेसिस पे, और वो भी पीपल को डिवाइड नहीं किया गया था, एरियाज को डिवाइड किया गया। नेक्स्ट, इट वाज द लार्जेस्ट मोस्ट एब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है कि जो भी हिस्ट्री है उसमें इतना बड़ा, एक तरह से कह सकते हो कि जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना नहीं हुआ था और इतने सारे लोग मारे गए थे, ये भी नहीं, तो काफी खराब सिचुएशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेजर डिफिकल्टीज और डिफिकल्टी अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन के समय में क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज हुए। देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन मुस्लिम ब्रिटिश इंडिया, ये बिल्कुल कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं था, दरअसल दो बेल्ट थे बेसिकली, एक था बंगाल साइड वाला और एक था पंजाब और उस साइड जो NWFP था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उस इलाके में, तो कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं था। ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, मतलब
सारे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, ये भी सही है। ऐसा भी नहीं था कि सारे लोग और सारे जो एरियाज है सब पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे मुस्लिम वाले, नहीं ऐसा भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे एरियाज, इवन कि बहुत सारे ऐसे लीडर जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो NWFP के थे, वो सब नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान के पार्ट नहीं बनना चाहते, वो एरिया को नहीं बनवाना चाहते। तो ये दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, बिकॉज ये दोनों ही ए और बी सही ऑप्शन होगा। 54th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट वुड हैव बीन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड हैड देयर बीन नो पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता अगर भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता, तो भारत का पोजीशन क्या हुआ पूरी दुनिया में। इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। ये तो सिंपल सी बात है, इंडिया और ज्यादा बड़ा होता है। इंडिया का जो मैप देख रहे हो, फिर इसमें बांग्लादेश को भी आप ऐड कर लो और फिर यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसको भी ऐड कर लो, तो कितना बड़ा नेशन हो जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो, ये भी बिल्कुल सही है। अगर इंडिया का पार्टीशन नहीं होता तो काफी बड़ा हमारा लैंड एरिया होता है, काफी बड़े यहाँ पे प्रोमिनेंट एक तरह से कह सकते हो टेरिटरी को हम ऑक्यूपाई करते हैं, और साथ साथ हम लोग दुनिया में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे देशों के साथ फिर हमारे रिलेशन, उधर इंडोनेशिया भी हमारे नजदीक हो जाता है, इधर बांग्लादेश को कर रहे हैं तो फिर बे ऑफ बंगाल में हमारा पूरा ही प्रोमिनेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ तो बोथ आर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सिनेरियो में हम लोग बड़े वाइटल रोल, क्योंकि एक तरह से हमारा टेरिटरी भी बड़ा हो जाता है और कई सारे एरियाज को हम लोग इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, व्हाट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब किस चीज ने या किस इवेंट ने पाकिस्तान के क्रिएशन के डिसीजन को लेने में मजबूर किया था। तो ध्यान से देखो, क्योंकि वापस से सीबीएसई ने यहाँ पर गलती करी। ऑप्शन ए कहा जा रहा है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में इस कहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में मतभेद हो गए थे और पॉलिटिकल कंपटीशन था, ठीक है। मुस्लिम लीग चाह रही थी कुछ और चीजें, कांग्रेस चाह रही थी कुछ और चीजें, तो इस कारण से आप कह सकते हो पॉलिटिकल कंपटीशन का परिणाम ही है क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s में कई सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली शुरुआत के समय में आप कहोगे तो 1940 में ही जो लाहौर अधिवेशन होता है वहां पर मुस्लिम लीग ने कह दिया था कि हमें एक तरह से ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में। फिर उसके बाद 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है तो उसमें फिर दिक्कतें आती हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद 1946 के 16 अगस्त को यहाँ पर इंडिया में क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बनाया जाता है और इसके कारण से वहाँ पर वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है। तो मतलब आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट कि मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस और इवन ब्रिटिशर्स के बीच में नेगोशिएशन नहीं हो पाया, तो 1940s में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए जिसका परिणाम था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद रोल प्लेड बाय ब्रिटिश, ये भी सही है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो रोल प्ले किया गया उसके बाद पाकिस्तान बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था, माउंटबेटन प्लान के आधार पर ही इंडिया का डिवीजन हुआ, तो ये भी सही है। फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि इंटरिम गवर्नमेंट जब 1946 में बनी थी तो उसमें शुरू में तो हालांकि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बाद में पार्टिसिपेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो वो फेल हो गया बिकॉज उनके मोटिव कुछ अलग थे। उनका मोटिव ये था कि सरकार को चलने ही नहीं देना। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली खान बने थे मुस्लिम लीग के, तो बहुत बार बार इसको परेशान करते थे, सरकार को चलने नहीं देते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो जब चारों ही सही है तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चूज इनकरेक्ट, कुछ नहीं होगा, चारों ही ऑप्शन आपके सही। ठीक है, अगर सीबीएसई की बात करें तो उसने ऑप्शन बी को सही माना है, लेकिन अगर आप अपनी बुक को खोलोगे पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो बुक खोलोगे उसके पहले ही चैप्टर में पहले ही पैरा में दे रखा है ये तीनों ही, मतलब ये सेवरल पॉलिटिकल डोमिनेंस, रोल प्लेड बाय द ब्रिटिश और पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट वाला भी एक सही चीज़ है। अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे तो उसमें जब पार्टीशन की बात है तो उसमें ये चीज़ें जरूर लिखी गई है। समझ में आई चीज़ें, मतलब चारों ही ऑप्शन आपके सही है, तो इसमें से कोई इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, याद रखो। नेक्स्ट है कि आपको पैसेज पढ़ना है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड, मतलब भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा से पीस ओरिएंटेड रही, शांति की तरफ उन्मुख रही। उस क्लियर इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज, और हमारी जो डॉक्ट्रिन रही है वो किस प्रकार की रही, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम कभी भी शुरुआत में यूज नहीं करेंगे, मतलब कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन अगर छेड़ेंगे कोई और तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये वाली चीज रही। ठीक है, इंडिया की हम किसी पे पहला अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उसको फिर छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके लिए तो बनाया ना। लेकिन कंटेम्प्रेरी जो रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज है, रीजनल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान और चाइना जो हमारे जो दो कट्टर दुश्मन है उसके कारण से गवर्नमेंट ने क्लियर किया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और इंडिया के सिक्योरिटी को देखते हुए, रीजनल चैलेंज को देखते हुए हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसा अगर समय आएगा तो हम इसका वेट थोड़ी करेंगे, सही चीज तो बोला सरकार ने, हम इसका वेट थोड़ी करेंगे कोई हमें मार दे न्यूक्लियर वेपन तब हम जाके मारे।
मतलब सरकार ने ये चीज़ें क्लियर कर दी कि अगर समय आएगा, चीज़ें आएंगी, ज़रूरत आएगी, भारत के लिए ज़रूरी होगा, तो हम लोग नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को ख़त्म भी नहीं कर सकते, ख़त्म भी कर सकते और साथ ही साथ फर्स्ट अटैक भी हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया इज कमिटेड, इंडिया कमिटेड है कि न्यूक्लियर सप्लाईज की मेंबरशिप के लिए एनएसजी का मेंबर बन जाए। देखिए एनएसजी की अगर बात करें तो एनएसजी ना 1975 में बना था, ये नेक्स्ट ईयर में बना था 1974 में। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था, उसके बाद अगले ही साल 1975 में ये एनएसजी बनाया गया था। ठीक है, इसको लंदन क्लब भी कहते हैं, एनएसजी को क्या कहते हैं, लंदन क्लब। ठीक है, सो ये बनाया क्यों गया था, इस चीज़ को याद रखो। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया तो बहुत बड़ी बात थी दुनिया में, उस समय एक खलबली मच गई थी कि इंडिया ने कैसे कर लिया ये चीज़। और फिर जब ये चीज़ें पता करी कि कहाँ से ये सब चीज़ें हुआ, तो उसको उन लोगों को पता चला कि यूएस और कनाडा से बेसिकली, और पर्टिकुलरली कनाडा से, ठीक है, वहाँ से जो न्यूक्लियर जो मटीरियल्स थे, न्यूक्लियर जो एनर्जी को यूज़ करने में या उसको डेवलप करने में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वो इंडिया ने इंपोर्ट करके और उस चीज़ का यूज़ करके न्यूक्लियर वेपन बना लिया। मतलब आपको पता होगा कि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बेसिकली प्लूटोनियम, यूरेनियम और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो सब यूएस कनाडा से उन्होंने इंडिया ने मंगा लिया था और उस चीज़ को यूज़ करके वेपन बना लिया। तो इन देशों को ये लगा कि अरे यार इस मटेरियल से इसने बना लिया, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल कर लेना पड़ेगा। कि मतलब न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो गलत देशों के हाथ में ना पहुंच जाए, इसलिए 1975 में एनएसजी बनाया गया था। शुरू में इसका नाम था लंदन क्लब। ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। और इसको बाद में तो ये क्लब इसलिए बनाया गया था, ये एनएसजी इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हो गए, एनएसजी के मेंबर हो गए, केवल वही कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन में यूज होने वाले मटेरियल्स का आदान प्रदान कर सके। मतलब जो भी एनएसजी के मेंबर होंगे वो एक दूसरे को ये सब चीजें खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, बाहर के कोई कंट्री इसको खरीद बेच नहीं सकती। और एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एक शर्त है कि आपको एनपीटी का मेंबर होना चाहिए। एनपीटी साइन किया होना चाहिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपको पता है, मैंने पढ़ा रखा है, 1968 में साइन किया गया था। एनपीटी में क्या चीज़ है कि 5 कंट्रीज जो P5 कंट्रीज है वो रखेंगे, बाकी कंट्रीज नहीं रखेंगे। तो एनपीटी को अगर आपने साइन किया तभी आप एनएसजी के मेंबर बन सकते हो। इंडिया ने तो एनपीटी का जो एनपीटी है उसको साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया बनना चाहता है एनएसजी का मेंबर। और कई सारे देश राजी भी हो गए, लेकिन पर्टिकुलरली चाइना राजी नहीं होता है। वो कहता है कि अगर इंडिया को आप एनएसजी में घुसा रहे हो तो फिर पाकिस्तान को भी उसमें इंटर कराओ, तो ये चीज़ें होती है। तो फिर इंडिया क्या करता है, नहीं हो पाया। लेकिन इंडिया हमेशा ट्राई करता आ रहा है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया उसका मेंबर बन जाए। ठीक, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता है कि दुनिया में जो सीटीबीटी और एनपीटी जैसे डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज हैं वो नहीं होने चाहिए। इंडिया ने इन सबको कभी साइन नहीं किया है। सो अब क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज, मतलब नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को क्यों रिव्यू किया जा रहा है। सो इंडिया इज नॉट ए पीस ओरिएंटेड नेशन एनीमोर, कि मतलब इंडिया अब शांति प्रिय देश नहीं है। ये कहाँ से बात हो गई, इंडिया हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और हमेशा रहे। नेक्स्ट है कि इंडिया वांट्स टू बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। देखिए यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन उसमें नो फर्स्ट यूज का कोई ऐसा रोल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है कि इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। बिल्कुल यही सवाल है, यही जवाब है कि इंडिया का जो रीजनल सिक्योरिटी है और नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, इसलिए इंडिया को बचाने के लिए और इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को रिव्यू किया जा सकता है, इंडिया कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखो, ये बातें जो हमारे रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है 57, इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट प्लेस इन वेयर। इंडिया कहाँ पे अपना प्लेस चाहता है, तो ये आपने पैसेज में भी देखा था। इंडिया हमेशा से ट्राई कर रहा है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बन जाए। ठीक है, परमानेंट मेंबर बन जाए। परमानेंट मेंबर अभी कितने हैं, मैंने अभी बताया था P5 कंट्रीज, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो इंडिया उसमें से अभी है। ठीक है, इंडिया 2021 और 2022 में, मतलब पूरा 2021 और पूरा 2022 ये इसका मेंबर रहेगा। 2 ही साल के लिए आप मेंबर रहते हो अगर आप नॉन परमानेंट मेंबर हो तो ये चीज़ आप याद रखो, इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है। नेक्स्ट है कि which one is the correct option for CTBT। CTBT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1996 में आया था और ये भी इंडिया ने साइन नहीं किया है, ना ही एनपीटी को साइन किया है। हाँ, इंडिया ने एलटीबीटी को जरूर साइन किया, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी को जरूर साइन किया, जो कि 1963 में है। 59th क्वेश्चन है कि इंडिया नीन्यूक्लियर पॉलिसी रिट्रेट्स इट्स रिजॉल्व इन, मतलब इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, बेसिकली उसका विजन क्या है या क्यों बनाया गया है उस चीज़ को। तो इस्टेब्लिश इट्स रीजनल सुपरमेसी, मतलब कि साउथ एशिया वाले रीजन में अपनी दादागिरी दिखाने के लिए इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, या फिर सार्क जो आप जानते हो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसका गार्जियन बनना है, इसलिए न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया ने बना के रखी है, या फिर दुनिया में डिसआर्ममेंट और रीजनल पीस इस्टेब्लिश करना है ये, या फिर दुनिया के अलग अलग कंट्री के साथ दुश्मनी मोल लेनी है ये।
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो दादागिरी करना चाहता है, बिग ब्रदर बनना चाहता है बाकी सारे कंट्रीज में, नहीं ऐसा नहीं है। सार्क का गार्जियन बनने में न्यूक्लियर पॉलिसी का कोई योगदान नहीं। दूसरे देशों के साथ दुश्मनी करना है इसके लिए थोड़ी करना जाता है कोई न्यूक्लियर पॉलिसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताकि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में ये चीज़ें लिखी गई है कि डिसआर्ममेंट होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ याद रखो, इंडिया ने खुद न्यूक्लियर वेपन तो बना लिया है, लेकिन हमेशा ये बात करता है कि दुनिया में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। ये चीज़ और रीजनल पीस के लिए हमेशा बात करता है कि रीजनल पीस के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से इससे डिटरेंस क्रिएट होता है। आज पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं करता है, तो ये चीज़ उसके पीछे यहाँ पर डिटरेंस का काम करती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। या हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि वेपन है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, और इनफ वेपन है दोनों देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इस प्रकार से अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, इनकरेक्ट फाइंड करना है। मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इनमें से किस फैक्टर्स पे इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और उसमें से पूछ रहा है कि कौन से में नहीं है, इनकरेक्ट वन, मतलब इनमें से कौन से फैक्टर से लिंक्ड नहीं है। नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, अलायंस बिल्डिंग, नेशनल इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इनमें से किस फैक्टर का योगदान नहीं है। तो अगर आप देखो नेशनल इंटरेस्ट, तो ये बिल्कुल है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट को देख के इंडिया फॉरेन पॉलिसी बनाती है कि मतलब देखिए जैसे यूएसएसआर के साथ रिलेशन बनाना है कि यूएसए के साथ बनाना है कि किस देश के साथ नहीं बनाना है, किस देश, तो ये नेशनल इंटरेस्ट को देख के ना फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है कि किस प्रकार से हम अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सके, चाइना के साथ कैसा करना है, पाकिस्तान के साथ कैसा करना है, बांग्लादेश के साथ करना है, ये सारी चीज़ों में फॉरेन पॉलिसी के पीछे ये फैक्टर जरूर है। उसके बाद अलायंस बिल्डिंग, ये भी सही होगा। अलायंस बिल्डिंग एक बहुत मेजर पॉलिसी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, कि मतलब किस देश के साथ हमें अलायंस बनाना है, किसके साथ नहीं बनाए, जैसे क्वाड जैसे अलायंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेशनल इंटीग्रेशन देखिए ये फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं, लेकिन अगर आप सीबीएसई की बात करोगे ना, तो सीबीएसई ने क्या दिया है आंसर पता है? सीबीएसई ने दिया है अलायंस बिल्डिंग। ये अलायंस बिल्डिंग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक मेन फैक्टर नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगर आप मेरी मानोगे तो ये अलायंस बिल्डिंग वाला चीज गलत हो गया। हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन ये कहा जा सकता है कि डजंट अ फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटीग्रेशन भारत के देश को इंटीग्रेट करना है, तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपके फॉरेन पॉलिसी का नहीं, ये डोमेस्टिक पॉलिसी का ये परिणाम होता है, क्या उस फैक्टर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि सीबीएसई ने आपको सी ऑप्शन बना के दिया। एनीवे, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप हम तक पहुंच सकते हो, लिख सकते हो अपने प्रॉब्लम को। और हाँ, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि उसका जो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है वो है ब्लेड लर्नर K12, जिससे चैनल का नाम है, उसी नाम से वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी हमारे द्वारा कंपाइल किए हुए PDF हैं, MCQs हैं, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल, और वहाँ से हम तक रीच भी कर सकते हो। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप तक फ्रीली पहुँच सकते। थैंक यू सो मच। स्टे लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।